एवरीवन वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, 2026 एडिशन जो घटना चक्र की बुक है, खासकर सामान्य विज्ञान की, तो हम इसमें फिजिक्स का सीरीज पहले लेकर के चल रहे थे। और ये जो बुक है आप देखेंगे इसमें जनवरी 2026 तक क्वेश्चन अपडेटेड हैं। इस सीरीज में ये जो क्लास है ये 6th क्लास है। इससे पहले मैंने 5 क्लासेस अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। हालाँकि पहले वाले आप देखेंगे तो पहले के 4 क्लासेज़ आपको 2025 एडिशन के मिलेंगे। मैंने ये पहले भी डिस्कस कर दिया था पिछले क्लास में भी कि 2025 एडिशन के ही सॉल्यूशन आपको शुरू के मिलेंगे, लेकिन उसमें जो भी क्वेश्चन नए पूछे गए हैं उनको जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा एक अलग वीडियो के माध्यम से। और अब जो आप क्लास 5 के बाद देख रहे हैं तो क्लास 5 से 2026 तक के जनवरी तक के अपडेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे। हमारा प्रयास रहता है कि जो बुक का नोट्स है, इस बुक में यही खास बात है। कई लोग ये पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि यूपीएससी के लिए यूपीएससी का अलग से पूर्वावलोकन कब आएगा? तो यूपीएससी का प्री का क्वेश्चन इसमें शामिल रहता है ऑलरेडी। उसके अलावा जितने भी स्टेट पीसीएस के पेपर्स होते हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, झारखंड पीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर मध्य प्रदेश का हो, या उत्तराखंड का हो, या फिर आपका राजस्थान का हो, सारे के क्वेश्चन यहाँ पर एक जगह देखने को मिलते हैं। ये इसकी एक अच्छी बात है। और सभी क्वेश्चन से पहले रिवीजन नोट्स आपको मिल जाता है बुक में, तो हम रिवीजन नोट्स को भी कवर करते हैं और उसके अलावा जो बुक के क्वेश्चन है वो भी कवर करते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं और ऐसे और वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फिर से रिक्वेस्ट है कि पहले के 5 क्लासेस नहीं देखे हैं, ज़रूर देख लीजिए। और अभी आज का जो टॉपिक है इसमें हम तरंग गति के बारे में पढ़ेंगे, यानी वेव मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। देख सकते हैं 2026 एडिशन बुक है और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि कौन-कौन से अध्याय हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। देखिए, भौतिक विज्ञान में ये सारे टॉपिक्स हैं जिसमें ये मैंने करा दिया है, ये करा दिया, ये करा दिया। और पिछली वीडियो में ये हमने किया था, सॉरी ये नहीं, ये तो कर दिया है, पिछली वीडियो में ये हमने किया था। और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 2.5 घंटे की क्लास मैंने अपलोड कर रखी थी और इसके बाद मैं ये चैप्टर कर रहा हूँ। आप सोचेंगे कि ये क्यों कर रहा हूँ, तो कारण अलग है। ये जब चैप्टर खत्म होगा उसके बाद मैं साउंड को कवर करूँगा और उसके बाद फिर ये दोनों चैप्टर और फिर बाकी के चैप्टर। तो फिलहाल मैं ये दोनों चैप्टर कवर कर रहा हूँ ताकि आपको एक जगह कंपाइलेशन वीडियो 10 प्लस आवर्स का प्रोवाइड कराया जा सके। जो प्रकाश है ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसमें 150 से अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऊष्मागतिकी और ऊष्मा का भी वही हाल है, यहाँ पर भी 100 प्लस क्वेश्चन है। तो ये दोनों मिलाकर के ही 5 से 7 घंटे की क्लासेस बन सकती हैं, इसलिए इनको तरंग गति और ध्वनि के बाद में मैं कवर करूँगा। इससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके साथ-साथ जीव विज्ञान की भी मैंने काफ़ी क्लासेस अपलोड कर रखी हैं। लगभग आप देखिएगा तो मुझे जहाँ तक याद है, हम यहाँ तक शायद उत्सर्जन तंत्र तक कवर कर चुके हैं। बाकी एक बार मैं री-वेरीफ़ाई कर लूँगा और बाकी क्वेश्चन जल्द ही, जो लोग कमेंट कर रहे हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए, कृपया धैर्य बना के रखिए, सभी की वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। फिलहाल हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगे। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तरंग गति। आप सबसे पहले नोट्स देखिएगा यहाँ पर। सबसे पहले देखिए तरंग क्या होता है। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है जो उद्गम बिंदु से माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना सभी दिशाओं में संचारित होता है। यानी कि देखिए, तरंग है क्या? ये एक विक्षोभ है, यानी डिस्टरबेंस है, या आप कंपन भी कह सकते हो इसको कि यह एक प्रकार का कंपन है जो उद्गम बिंदु यानी जहां से उत्पन्न होता है, वहां से उस माध्यम के कणों के बिना स्थानांतरण, यानी माध्यम के कण नहीं जाते हैं आगे, बल्कि केवल विक्षोभ जो होता है, या फिर आप कह सकते हैं केवल एनर्जी इसमें ट्रांसफर होता है या मोमेंटम ट्रांसफर होता है। जैसे मैं अगर आपको तालाब का उदाहरण दूं, ये मान लो तालाब का पानी है, इसमें आपने एक पत्थर डाला, काफी दूर से एक पत्थर आपने यहाँ पर फेंका, तो होगा क्या? फिर ये पानी ऐसे हिलते-हिलते और आगे की तरफ किनारों तक पहुँचती है और इधर भी ऐसे चारों तरफ ये उत्पन्न होगा और चारों तरफ पानी ऐसे ऊपर-नीचे हिलते हुए आगे बढ़ती है। तो ये जो लहर उत्पन्न होती है, जो हिलते हुए आगे बढ़ रही है, ये एक प्रकार का तरंग है। यानी कि क्या है? एक प्रकार का ये वेव हुआ। अब आप सोचेंगे
कि अच्छा ठीक है, ये तो समझ आ गया और इसमें ये जो ऊपर-नीचे हो रहा है इसी को कंपन या फिर विक्षोभ हम कहते हैं। ये कई बार आगे-पीछे होता है या फिर ऊपर-नीचे होता है। अब यहाँ एक और लाइन है कि वास्तविक स्थानांतरण के बिना, किसके वास्तविक स्थानांतरण? माध्यम के कणों के। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के जो पार्टिकल हैं यहाँ पर, उनका स्थानांतरण नहीं होता है। यानी कि अगर ये वेव ऐसे, 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 ऐसे आगे की तरफ बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें माध्यम के कण यानी कि अगर पानी के अंदर ये उत्पन्न हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वाटर का जो पार्टिकल है, वो जो यहाँ पर पार्टिकल ए था, अब ये यहाँ से चल के यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अगर तरंग यहाँ उत्पन्न हुआ है मान लो यानी कि ये सोर्स हुआ या फिर उद्गम आप कह सकते हो कि यहाँ पर इसका उद्गम हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, तो उत्पन्न करने में जो एनर्जी उत्पन्न हुआ, वो एनर्जी यहाँ पर वेव के माध्यम से यहाँ तक ट्रांसफर होगी या फिर अगर संवेग है तो वो ट्रांसफर होगा, ना कि यहाँ का जो पार्टिकल है ए, वो यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यानी माध्यम के कण नहीं ट्रांसफर होते हैं। इसमें ये हो सकता है कि पानी में यहाँ पर कोई पॉलीथीन या प्लास्टिक का टुकड़ा हो, तो ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके और कई बार बहुत सारा तरंग जब उत्पन्न होता है, तो लंबे समय बाद ये किनारे तक आ जाता है। लेकिन ये नहीं कि यहाँ का पानी वहाँ पर आ जाएगा। बात समझे? जैसे मैं रस्सी का अगर उदाहरण लूँ, मान लो ये एक आपका खंभा है और इसमें एक रस्सी यहाँ पर इस खंभे तक बंधी हुई है, यानी ए से बी तक बंधा हुआ है। या रबर भी ले सकते हो आप। मैंने क्या किया कि यहाँ पर रस्सी को नीचे की तरफ खींचा और छोड़ दिया। अब होगा क्या, रस्सी ऐसे, ऐसे, ऐसे घूमने लगी, कुछ समय तक रस्सी में कंपन होगा। ठीक है? अब कंपन होगा तो यहाँ पर अगर मैंने खींचा था तो यहाँ पर जो भी एनर्जी लगा वो यहाँ से ट्रांसफर होके इस पॉइंट तक बी तक आ जाएगा। लेकिन रस्सी का ये जो हिस्सा मान लो पॉइंट पी बोल दूं, यहाँ पर रस्सी का जो हिस्सा है, ऐसा नहीं होगा कि अब ये रस्सी यहाँ से उठ के और इस पॉइंट बी पर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यानी रस्सी का खुद का पार्टिकल यानी उस माध्यम का पार्टिकल आगे नहीं बढ़ता है, इसमें केवल एनर्जी या फिर मोमेंटम ट्रांसफर होता है, यानी कि ऊर्जा या संवेग ट्रांसफर हो सकता है। जो माध्यम के कण हैं वो स्थानांतरित नहीं होते हैं। वही बात यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए तरंग को मुख्यतः 2 भागों में बाँटा गया है। अगर अभी भी मन में सवाल है कि तरंग क्या है, तो सीधे समझिए कि तरंग एक तरह का कंपन है और कुछ नहीं। विक्षोभ है किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ जो किसी एक दिशा में आगे बढ़ता है, जिसमें माध्यम के कण आगे नहीं जाते हैं। ठीक है? ये ध्यान रखना है। अब देखिए तरंग कहाँ उत्पन्न होता है इसके आधार पर यानी माध्यम के आधार पर 2 भागों में तरंगों को बाँटा गया है। एक तो यांत्रिक तरंगे यानी कि मैकेनिकल वेव्स और एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे यानी कि ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहाँ पर दोनों में मुख्य अंतर क्या है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न होता है। अब देखिए यांत्रिक तरंगे किसको कहते हैं? यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। ठीक है? यांत्रिक तरंगे किसी भौतिक माध्यम में ही संचरित होती हैं यानी आगे बढ़ सकती हैं और यांत्रिक तरंगों द्वारा केवल ऊर्जा और संवेग के संचरण को ही किया जा सकता है, द्रव्य का नहीं यानी उस पदार्थ के कणों का नहीं। जैसे जल तरंगे, ध्वनि तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे इत्यादि यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। एक विक्षेपणशील माध्यम में तरंग स्पंदन का आकार परिवर्तित होता है और अंततः वो छिन्न हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये जितनी भी लाइन्स लिखी हैं उनको मैं थोड़ा आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले यांत्रिक तरंग क्या है? तो तरंग उत्पन्न होने में मैंने यहाँ पर बताया तरंग उत्पन्न हो जाए भले ही कहीं, तरंग को उत्पन्न करने के लिए केवल एनर्जी चाहिए लेकिन तरंग को आगे जाने के लिए ऐसे-ऐसे करके तरंग को आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने में किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, किसी माध्यम यानी मीडियम, माध्यम का मतलब जैसे हवा, पानी ये सब, ठीक है? तो किसी माध्यम की आवश्यकता हो भी सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि बिना माध्यम के भी तरंग का संचरण हो जाए, यानी माध्यम की आवश्यकता नहीं भी हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि ऐसी तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं, जिसको किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी कि जब वह उत्पन्न होता है तो उसमें जो भी कंपन उत्पन्न होता है, वह अपना स्वरूप तो नहीं बदलता है, लेकिन उसको आगे चलने के लिए एक निश्चित चाल से आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी माध्यम की भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे जल में उत्पन्न तरंगें, ध्वनि की तरंगें, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें, रस्सी में उत्पन्न तरंगें, ये सब क्या हुई? ये सब हुई यांत्रिक तरंगें। ठीक है? यानी इनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, बिना माध्यम की यानी कि निर्वात में ये तरंगे नहीं चलेंगी। जैसे
हम बात करें कि अभी हम धरती पर हैं, पृथ्वी पर, यहाँ वायुमंडल है, तो ध्वनि तरंगों के आगे बढ़ने के लिए एक माध्यम वायु होता है यहाँ। यानी जब हम बात करते हैं, तो हमारी आवाज़ दूसरे व्यक्ति के कानों तक कैसे पहुँचती है? वायु के माध्यम से। वायु उसको कंपन करके अपने तरंग के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाता है, यानी ध्वनि तरंग वैसे वायु के माध्यम से वहाँ तक बातों को पहुँचा देती है। लेकिन आपने सुना होगा कि चंद्रमा पर या फिर स्पेस में यदि चले जाइएगा, जहाँ वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, हवा नहीं है, वहाँ आप कितना भी तेज़ शोरगुल कर लें, कितना भी तेज़ आवाज़ कर लें, लेकिन बगल वाले व्यक्ति को भी नहीं सुनाई देता है। कारण क्या है? वहाँ हवा नहीं है, यानी कोई भी वहाँ पर माध्यम नहीं है ध्वनि तरंगों के आगे बढ़ने के लिए। तो कितना भी तेज आप चिल्ला लो, लेकिन बगल वाले व्यक्ति को भी नहीं सुनाई देगा आपका आवाज, कारण कि वहां पर माध्यम नहीं है। तो मैं यही समझाना चाहता हूं कि यांत्रिक तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जो उत्पन्न तो हो जाएंगी, लेकिन उनको आगे बढ़ने के लिए, एक निश्चित चाल से आगे बढ़ने के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। आप यहाँ भी ये चीज देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी वो चीज समझाया गया है कि यांत्रिक तरंगे किसी भौतिक माध्यम में ही संचरित होती हैं, यानी उनके आगे बढ़ने के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होगी। और ये जो यांत्रिक तरंगे होती हैं, इनके द्वारा केवल और केवल ऊर्जा और संवेग का संचरण होता है। ऐसा नहीं है कि ये जल में उत्पन्न हुआ तो जल की बूंदों को यहाँ से लेके दूसरी जगह पहुँचा देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है? इसमें होगा क्या कि जल की, अगर मान लो ये जल में उत्पन्न तरंग है, तो जल यहाँ पर जो जल है वो यहीं रहेगा, बस ऊपर-नीचे ऐसे कंपन करेगा इस तरीके से, ठीक है ना? तो वो कंपन करेगा अपने स्थान पर ही, ऐसा नहीं है कि कंपन करते हुए आगे चल जाएगा। और इसी कंपन के कारण अगर इसमें कोई प्लास्टिक का टुकड़ा है, तो वो आगे बढ़ सकता है इस कंपन के कारण, लेकिन जल का जो हिस्सा जहाँ रहेगा वहीं रहेगा। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या जाता है, तरंगों के माध्यम से केवल ऊर्जा और संवेग आगे बढ़ जाता है, यानी कि इनका संचरण होता है। अब देखिए, अगला इसमें जो पॉइंट है वो है यांत्रिक तरंगों के प्रकार। आपके मन में ये आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर आप बात करेंगे, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग की, तो इनकी सबसे मुख्य बातें यही होती हैं कि ये बिना किसी माध्यम के भी संचरण कर सकता है। बिना किसी माध्यम के, यानी इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बिना किसी माध्यम के ये संचरित या संचरण कर होती हैं। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हो गया प्रकाश तरंगें, ठीक है? प्रकाश तरंगें, आपको पता है प्रकाश जो है ये सूर्य के पास से निकल के आता है, और सूर्य के पास तो कोई वायुमंडल नहीं है, स्पेस से होके गुजरता है। कई बहुत दूर-दूर तारे हैं स्पेस में हमारी पृथ्वी से, जहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है, वहाँ से ये निकल के पृथ्वी तक आ सकता है। इसका मतलब कि ये स्पेस में बिना किसी माध्यम के भी ट्रैवल कर सकता है। तो जो तरंग बिना किसी माध्यम के ट्रैवल कर सकता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहलाती हैं। जैसे प्रकाश तरंग हो गया, और भी कई ऐसे तरंगे हैं जैसे मोबाइल के सिग्नल्स हो गए। कि अब हम यांत्रिक तरंगों के प्रकार की बात करते हैं। यांत्रिक तरंगें कितनी प्रकार की होती हैं? देखिए, जब किसी माध्यम में कोई यांत्रिक तरंग संचरित होती है, यानी आगे की तरफ बढ़ती है, तो माध्यम के कण कंपन करते हैं। ये मैंने बताया, माध्यम के कण अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं, और कणों के कंपन की दिशा के आधार पर यांत्रिक तरंगों को 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक तो अनुप्रस्थ तरंगें और एक अनुदैर्घ्य तरंगें। ठीक है? कि यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में? अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में, यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स। देखिए, किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत यदि कंपन कर रहे हों, तो ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में तनी हुई डोरी या फिर रस्सी में कंपन, यानी कि मैंने जो बताया था, ये रस्सी है, तो इसमें कंपन किस प्रकार होगा? इसमें कंपन जनरली ऐसे होता है, ऊपर नीचे ऐसे, इस तरीके से कंपन होते हुए ये आगे बढ़ता है। और चलने की दिशा क्या है? ये, तो चलने की दिशा, तरंग इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और कंपन हो रहा है ऐसे, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लंबवत ये कंपन कर रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री के एंगल पे, यानी कि ये लंबवत कंपन कर रहा है। तो अगर तरंग की आगे बढ़ने की दिशा के लंबवत कंपन हो रहा हो, तो उसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, यानी ट्रांसवर्स। आप देखिएगा
किसी डोरी या रस्सी के एक सिरे को हुक से बांधकर उसे दूसरे सिरे को मुक्त करके अगर ऊपर-नीचे आप हिलाइएगा तो रस्सी में इसके कणों के कंपन तरंग की गति की दिशा के लंबवत होते हैं, यानी कि यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न हुई हैं। या फिर पानी की सतह पर जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, वो भी अनुप्रस्थ होती हैं। देखिए, अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोसों में उत्पन्न की जाती हैं, यानी ठोस वस्तुओं में, जिनमें दृढ़ता होती है। ठीक है? गैसों में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं, द्रवों में अनुप्रस्थ तरंगें उनके भीतर नहीं बन सकती हैं, केवल उनके तल पर बन सकती हैं। जैसे पानी में आप देख रहे हैं कि इसके सतह पर अनुप्रस्थ तरंग बनती है, आप सोचेंगे कि अंदर डुबकी लगा के अनुप्रस्थ तरंग बना दें तो नहीं होगा, ठीक है? और गैसों में भी अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है, लंबवत कंपन ही नहीं हो पाएगा। इसलिए अनुप्रस्थ तरंगें वैद्युत चुम्बकीय तरंगें हो भी सकती हैं, जैसे प्रकाश तरंग जो है, ये एक विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। और इसका प्रकार अनुप्रस्थ तरंग भी है, क्योंकि इसमें लंबवत गति होता है, लेकिन चूंकि ये बिना माध्यम में भी गति कर सकता है, बिना माध्यम के भी आगे बढ़ता है, इसीलिए इसको विद्युत चुम्बकीय तरंग भी कहा जाता है। अब देखिए, अनुप्रस्थ तरंग में माध्य स्थिति के ऊपर और नीचे अधिकतम विस्थापन की स्थिति को श्रृंग यानी कि क्रेस्ट और नीचे की अधिकतम विस्थापन की स्थिति को गर्त यानी कि ट्रॉफ कहा जाता है। आप देखिए, मान लो ऐसे कोई तरंग ऐसे-ऐसे ऊपर-नीचे आगे बढ़ रहा है, तो इसकी माध्य स्थिति क्या होगी? माध्य स्थिति का मतलब ठीक बीच वाला पोजीशन। अब इसमें जब ये सबसे नीचे आया, तो सबसे निचले हिस्से को क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं, ठीक है? और जब ये सबसे ऊपर था यानी यहाँ पर आएगा तो इसको क्या कहेंगे? श्रृंग कहेंगे। कई बार इसको शीर्ष भी कहा जाता है। नीचे वाले को गर्त कहेंगे, इसको भी गर्त कहेंगे हम, इसको भी श्रृंग कहेंगे और सबसे ऊपर जो टॉप पोज़ीशन है उसको क्रेस्ट कहेंगे। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर किसी तरंग के लिए 2 लगातार श्रृंगों या गर्त के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा फिक्स होती है। इसको अनुप्रस्थ तरंग की तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ कहते हैं। इसको ग्रीक अक्षर लैम्ब्डा से डिनोट किया जाता है। जैसे मान लो ये एक श्रृंग है आपका और ये ठीक अगला श्रृंग है। तो 2 श्रृंग को ले लो या फिर ये एक गर्त है और इसके ठीक आगे वाला ये गर्त है। तो लगातार 2 गर्त या फिर लगातार 2 स्ट्रिंग के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तरंग दैर्घ्य यानी कि वेव का लेंथ। ये पहला कंपन है, ये दूसरा कंपन है, तो 2 लगातार कंपनों के बीच की दूरी हालाँकि वो एक ही दिशा में होना चाहिए यानी कि 2 श्रृंगों लगातार या फिर 2 लगातार गर्तों के बीच की जो दूरी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ और इसको लैम्ब्डा से डिनोट किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं अनुदैर्घ्य तरंगों की यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल जो वेव्स होती हैं उनकी। किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, तो उस तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। जैसे आपने देखा कि रस्सी वाले केस में या फिर अनुप्रस्थ के केस में यदि तरंग इस दिशा में आगे बढ़ रहा है तो उसमें जो कंपन हो रही थी वो ऐसे ऊपर नीचे चल रही थी। जहाँ पर जो एंगल बन रहा था यानी इस डायरेक्शन के साथ ये जो एंगल बन रहा था ये 90 डिग्री का बन रहा था। लेकिन इसमें ये पैरेलल है। कैसे पैरेलल है आप सोचेंगे? तो देखिए यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि किसी स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देने पर उसमें जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो अनुदैर्घ्य हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक दीवार या कोई भी ऐसा चीज़ है जिसमें स्प्रिंग को फँसा दिया गया, फिर स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में खींचकर छोड़ दिया गया। अब खींचकर छोड़ दोगे तो जो तरंग उत्पन्न होगा, वो इस डायरेक्शन में गया होगा या इस डायरेक्शन में मान लो आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होगा क्या, यहाँ पर आप देखोगे कि डायरेक्शन के पैरेलल ही इसमें कंपन हो रहा है। आप सोचोगे इसमें कंपन हो कहाँ रहा है? तो देखो एक जगह ये संकुचित है यानी कि कंप्रेस्ड है, संपीड़न है यहाँ पर, यानी कि सब पास-पास हो गया। देखो ये, सब पास-पास आ गया, फिर विरलन यानी सब दूर-दूर हुआ, ठीक है? फिर ये यहाँ पर पास-पास होगा और फिर यहाँ पर दूर-दूर होगा ये। तो ऐसे चलता रहता है, यानी कि आप देखेंगे कि ये अगर डायरेक्शन है, तो इसमें ये कभी इधर और इधर होगा, यानी कि कभी दूर-दूर होगा इसमें, यानी कि विरलन होगा और कभी ये पास-पास आएँगे, यानी कि संकुचन होगा या फिर संपीड़न होगा। तो ये ऐसे-ऐसे यानी एक बार इधर जाना, एक बार इधर जाना या एक बार इधर जाना, एक बार इधर जाना। तो ये उस पॉइंट के आगे-पीछे इसमें दोलन करते हैं या फिर कंपन करते हैं। इस वाले में क्या था
कि कण जो होता है वो ऊपर और नीचे दोलन करते थे, ऐसे ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है ना? लेकिन इसमें ऊपर नीचे वाला बात नहीं है, इसमें आगे पीछे वाला है, ऐसे दोलन करेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से दोलन करेगा। तो जब आगे पीछे दोलन करता है तो इस डायरेक्शन के ये पैरेलल हुआ, तो यदि डायरेक्शन के पैरेलल ये गति दोलन हो रहा है या कंपन हो रहा है तो उसको हम अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। समझिएगा, जिन स्थानों पर स्प्रिंग के चक्कर जो हैं यानी कि ये जो गोलाई है वो पास-पास है, वे स्थान संपीड़न यानी कंप्रेशन की दशा में कहे जाते हैं, यानी कंप्रेस्ड हैं, पास-पास हैं, और जिन स्थानों पर ये दूर-दूर हैं, उनको विरलन यानी रेयरफैक्शन कहते हैं, यानी इस दशा में उनको माना जाता है। एक संपीड़न से दूसरे समीपवर्ती संपीड़न की दूरी अथवा एक विरलन से दूसरे समीपवर्ती विरलन की जो दूरी है उसको अनुदैर्घ्य तरंग की तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यानी कि इस संपीड़न से इस संपीड़न तक की दूरी या इस विरलन से इस विरलन तक की जो डिस्टेंस होगा, उसको हम क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट याद रखना है, जैसे अनुदैर्घ्य तरंगें सभी प्रकार के माध्यमों में ठोस, द्रव अथवा गैस सभी में उत्पन्न होती हैं, जबकि आपने अनुप्रस्थ में देखा कि अनुप्रस्थ क्या है? यदि अनुप्रस्थ तरंगें हैं, तो ये केवल और केवल ठोस में या फिर द्रव की सतह पर ही उत्पन्न की जा सकती हैं। लेकिन अनुदैर्घ्य सभी प्रकार के माध्यमों में उत्पन्न किया जा सकता है। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे हमेशा अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, और अनुदैर्घ्य तरंग हमेशा यांत्रिक ही होती है, यानी कि इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी ही होगी। माध्यम की आवश्यकता निश्चित तौर पर होगी। बिना माध्यम के यहाँ पर अनुदैर्घ्य तरंग नहीं संचरित हो सकता है। अगला है, द्रवों की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होते हुए भी उनके भीतर केवल अनुदैर्घ्य तरंग ही संचरित हो सकता है। यानी कि अंदर में द्रव की सतह को छोड़ दो तो अंदर में उसके केवल अनुदैर्घ्य तरंग ही संचरित हो सकता है, अनुप्रस्थ नहीं होगा। अब बात करते हैं हम आवर्तकाल की, यानी कि टाइम पीरियड आप इसको कह सकते हैं। देखिए, आवर्तकाल क्या होता है? किसी माध्यम में आप देखिएगा, यहाँ पर किसी माध्यम में तरंग संचरण की स्थिति में माध्यम का कोई कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसको टी से डिनोट किया जाता है। यानी कि मान लो इस तरफ तरंग जा रहा है, ये उसकी दिशा है, और अगर ये अनुप्रस्थ तरंग है तो इस तरीके से इसमें कंपन हो रहा होगा। तो माध्य स्थिति, यानी कि ये माध्य स्थिति है, तो एक बार कंपन पूरा करने में देखिए, संचरण की स्थिति में माध्यम का कोई कण अपना एक कंपन पूरा करने में, यानी एक बार नीचे जाकर ऊपर आया तो एक कंपन पूरा माना जाएगा, और एक कंपन पूरा होने में जो भी उसको समय लगेगा उसको क्या कहा जाएगा? आवर्तकाल कहा जाएगा। इसको टी से डिनोट किया जाता है। आवृत्ति देखिएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी, किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसकी संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। यानी 1 सेकंड में अगर 2 बार कंपन किया तो आवृत्ति 2 हुई। 1 सेकंड में 4 बार किया अगर कंपन तो आवृत्ति 4 हुआ। जितना बार ज़्यादा कंपन करेगा 1 सेकंड में उतनी ज़्यादा आवृत्ति होती है। इसको जनरली स्मॉल जो एन होता है, स्मॉल लेटर, उससे प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, आवृत्ति, चाल और तरंगदैर्घ्य तीनों में संबंध को याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्या रिलेशन है तीनों में? देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है टी, आवर्तकाल को टी से डिनोट करते हैं, आवृत्ति को एन से, और तरंग दैर्घ्य को यानी वेवलेंथ को लैम्डा से। तरंग की चाल के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, v इक्वल टू एन और लैम्डा, जहां एन का मतलब क्या है? आवृत्ति, और लैम्डा का मतलब क्या है? तरंग दैर्घ्य, और v का मतलब है स्पीड। तो चाल इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया? आवृत्ति और गुणा में तरंग दैर्घ्य। अब यहाँ से यदि आवृत्ति निकालोगे तो आवृत्ति की वैल्यू कितना होता है? अलग से आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि n ये 1/t के बराबर होता है, यानी कि आवर्तकाल का ये रेसिप्रोकल के बराबर होता है। आवर्तकाल का व्युत्क्रम के बराबर होता है आवृत्ति। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, v इक्वल टू लैम्डा बाई टी। कैसे मिलेगा? यहाँ से अगर आवृत्ति का फॉर्मूला निकालो, पहले जो पहला इक्वेशन है ये वाला हम लोगों के पास, यहाँ से अगर आवृत्ति का आप फॉर्मूला निकालोगे तो n की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? v बाई लैम्डा। यहाँ पर आवृत्ति का फॉर्मूला क्या है? 1 बाई आवर्तकाल यानी कि टी। तो ओवरऑल ये भी तो बराबर हुआ। तो यहाँ से अगर आप v की वैल्यू निकालोगे तो लैम्डा ऊपर चला जाएगा, यानी कि लैम्डा और डिवाइडेड बाई टी होगा। यानी कि तरंग का अगर चाल लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा का मतलब तरंग दैर्घ्य डिवाइडेड बाई टी का मतलब हो गया आवर्तकाल।
2-3 चीज़ें यहाँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो याद रखिए। सबसे पहले एक तो ये फ़ॉर्मूला याद रखना है, यानी कि चाल इक्वल टू आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य, और दूसरा ये फ़ॉर्मूला। ये दोनों भी अगर याद है तो ये तीसरा आप निकाल पाएँगे, और ये तीनों याद रखना है। अब हम बात करेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में। देखिए, यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त ऐसी तरंगें भी होती हैं जिनके संचरण के लिए, यानी आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि बिना किसी माध्यम के भी वो अपना गति आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। जैसे प्रकाश तरंगें हो गई, एक्स किरणें, रेडियो तरंगें, ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उदाहरण हैं। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक ही चाल से चलती है, यानी कि पूरी जर्नी के दौरान इनका चाल बढ़ता घटता नहीं है, अगर माध्यम एक ही रहे तो। ठीक है ना? इनकी चाल, अच्छा, ये कह रहा है कि देखो, सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक ही चाल से चलती हैं। इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, यानी कि एक्स किरणों की चाल और रेडियो तरंगों की चाल भी प्रकाश के चाल के बराबर होगा। नोट्स के आखिरी में आपको क्या दिया गया है? वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के विभिन्न प्रकारों को दिखाया गया है, और उनकी घटती हुई तरंग दैर्घ्यों के क्रम में उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। यहाँ पर आवृत्ति दिखाया गया है, और इधर तरंग दैर्घ्य दिखाया गया है। ये है तरंग दैर्घ्य, और ये है आवृत्ति हर्ट्ज में, और तरंग दैर्घ्य मीटर में। चूंकि तरंग दैर्घ्य एक दूरी होता है तो इसका मात्रक मीटर हो जाएगा। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? 400 नैनोमीटर से लेकर के 450 नैनोमीटर तक। नीले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 450 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर तक। ठीक है? और इधर इनकी आवृत्ति भी आप देख सकते हैं। गामा किरणों के लिए दिखाया गया है, एक्स किरणों के लिए, पराबैंगनी किरणों के लिए, और दृश्य प्रकाश इनको माना जाता है। बैगनी किरण, नीला, हरा, यानी जिनको हम देख सकते हैं उनको दृश्य प्रकाश कहते हैं हम लोग, जिन्हें देखा जा सकता है। अब गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी और रक्त, और ये सब जो माइक्रोवेव्स हैं, लघु रेडियो तरंगें, एएम रेडियो, इन सभी को देखना पॉसिबल नहीं है खुली आँखों से। जिनको हम देख सकते हैं उनको दृश्य प्रकाश बोलते हैं, और इनमें बैंगनी है, नीला है, हरा है, पीला, नारंगी, लाल, यानी जो 7 रंगों का कॉम्बिनेशन होता है। श्वेत प्रकाश को हम देख सकते हैं, और श्वेत प्रकाश इन्हीं 7 रंगों से मिलके बना होता है। इनका वेवलेंथ दिया गया है। हरा का यहाँ पर है, पीला का 600 नैनोमीटर से 550 नैनोमीटर तक पीला का है, ऐसे ही नारंगी का और लाल का। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, 650 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होने के कारण ही लाल सबसे अधिक दूरी से भी दिखाई देता है, और यही कारण है कि सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है, या दूर जो खतरे की या निशानी वाला बत्ती रहता है कोई, तो उसको लाल रंग का बनाया जाता है, ताकि दूर तक उसका प्रकाश जा सके। यहाँ पर बाकी जो और इम्पोर्टेंट तरंगे हैं, वेव्स हैं, उनका आप वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों ही देख सकते हैं। अब हम इसके बाद सीधे क्वेश्चन पर आएँगे, और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन-सी यांत्रिक तरंग है, ये बताना है। रेडियो तरंग, एक्स तरंग, प्रकाश तरंगे या ध्वनि तरंगे। देखिए, यांत्रिक तरंग का मतलब जिसके संचरण के लिए, यानी जिसके आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, यानी बिना माध्यम के वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपने देखा, एक्स तरंग हो, या फिर रेडियो तरंग हो, या प्रकाश तरंग हो, ये सभी क्या हैं? ए, बी और सी, ये सभी हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें। विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, यानी कि ये बिना किसी माध्यम के भी आगे बढ़ सकती हैं। यहाँ पर ध्वनि तरंग जो है, ये यांत्रिक तरंग है, यानी कि ये बिना माध्यम के आगे नहीं बढ़ सकता है। आपको मैंने स्पेस का और चंद्रमा का उदाहरण भी दिया था, अगर आपको याद हो तो। अब यहाँ पर यही चीज़ें लिखी गई है, आप देखिएगा विकल्पों में ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव्स, ये यांत्रिक तरंगें हैं, जबकि रेडियो तरंगें, एक्स तरंगें और प्रकाश तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ होता है जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, और यांत्रिक तरंगें माध्यम के कणों की सीमित गति के द्वारा ऊर्जा और संवेग का संचरण करती हैं, परंतु माध्यम के जो कण होते हैं वो अपने स्थान पर ही बने रहते हैं, कण आगे नहीं बढ़ते हैं। यानी यांत्रिक तरंगों के द्वारा केवल ऊर्जा और संवेग को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगला सवाल आप देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन तो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण इनमें से कौन सा है? रेडियो तरंग, या फिर ध्वनि तरंग, या एक्स किरण, या फिर गामा किरण, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। देखिए, हमने पढ़ा था नोट्स में कि अनुदैर्घ्य तरंगें वो होती हैं जिनकी कंपन की जो दिशा होती है, कंपन जो होती है, ये समांतर होती हैं किसके? संचरण की दिशा के, यानी जिस दिशा में तरंग आगे बढ़ रही है, संचरण की दिशा के।
या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जिस दिशा में संचरण होता है उसके पैरेलल कंपन होता है, उसको हम अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और जनरली आप देखिएगा तो अनुदैर्घ्य तरंगें हमेशा यांत्रिक तरंगें होती हैं। अब इनमें से देखो कि यांत्रिक तरंग कौन-सी है, तो यांत्रिक तरंग यहाँ पर रेडियो जो है, ये अनुप्रस्थ है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है। बिना माध्यम के भी ये आवागमन कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर ध्वनि तरंग जो है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ये तरंग दैर्ध्य बोल रहा हूँ, ये अनुदैर्घ्य तरंगों का एक उदाहरण है। और ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, याद रखना है। कौन-सा? ध्वनि तरंग, क्योंकि ये बिना किसी माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाता है। आप देखिएगा किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समांतर कंपन करते हैं, तो उस तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है। अगला सवाल आप देखिए, वायु में ध्वनि तरंग होती है किस प्रकार की? तिरछी होती है या विद्युत चुम्बकीय होती है, ध्रुवीकृत होती है या अनुदैर्घ्य? हमने देखा विद्युत चुम्बकीय तो नहीं होती है, वह अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य का मतलब कि कंपन की दिशा जो होती है इसमें तरंगों के कंपन की दिशा, वो तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर होती है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था। आप यहाँ पर देखेंगे ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें होती हैं, क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम यानी ठोस द्रव या गैस या हवा का कोई माध्यम आवश्यकता होता है। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है, क्योंकि इस माध्यम में घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश ही दोलन करते हैं। यानी उसके समांतर दोलन करते हैं। और समांतर दोलन होने के केस में तरंग किस प्रकार का होता है? आपको पता है, वो अनुदैर्घ्य प्रकार का होता है। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल पर हम आएँगे। क्वेश्चन नंबर 4 जेपीएससी का है। आप देखिएगा, ध्वनि तरंगों के 2 क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हमने पढ़ा था, उसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं, यानी कि वेवलेंथ। जैसे मान लो ये ध्वनि तरंग है और ऐसे-ऐसे संपीड़न, एक जगह कम दिखेगा, एक जगह विरलन दिखेगा, फिर संपीड़न और फिर विरलन, यानी दूर-दूर। तो 2 संपीड़नों या 2 विरलनों के जो विरलन का मतलब कि अलग-अलग दिखेगा, ठीक है? तो 2 क्रमागत जो नज़दीकी संपीड़न होंगे, उनके बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और अगर अनुप्रस्थ तरंग होता, तो ऐसे वो ऊपर-नीचे होके चलता है, तो 2 श्रृंगों या फिर 2 गर्तों, ये दूरी या फिर ये दूरी, इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको लैम्ब्डा से डिनोट करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो यहाँ देख पा रहे हैं, किसी ध्वनि तरंग के निम्नलिखित अभिलक्षण हो सकते हैं। क्या-क्या अभिलक्षण होते हैं? एक तो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, फिर आयाम, फिर वेग। ध्वनि तरंग को ग्राफीय रूप से अगर आप दिखाइएगा तो इस तरीके से वो दिखेगा ग्राफ उसका। अनुप्रस्थ तरंगों का ग्राफ दिखाया गया है इसमें। ऊपर वाले हिस्से को हम श्रृंग कहते हैं और नीचे वाले जो हिस्से हैं, सबसे निचला हिस्सा, इसको गर्त कहते हैं। तो 2 गर्तों के बीच की दूरी ले लो या फिर 2 श्रृंगों के बीच की दूरी ले लो, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य, ठीक है? यानी कि लैम्ब्डा से इसको डिनोट करते हैं। संपीड़न वह क्षेत्र होता है जहाँ ध्वनि के कण पास-पास आ जाते हैं। उपयुक्त चित्र में वक्र का ऊपरी भाग दिखाया गया है। और जो पीक होता है, शिखर, वहाँ संपीड़न अधिक होता है। और विरलन निम्न दाब का क्षेत्र होता है, जहाँ ध्वनि के कण दूर-दूर हो जाते हैं। उन्हें वैली भी कहते हैं, यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है। इस वक्र के निम्न भाग में उसको दिखाया गया है। शिखर को श्रृंग कहते हैं, क्रेस्ट, और घाटी को यानी सबसे निचले हिस्से को हम गर्त कहते हैं। 2 क्रमागत संपीड़नों अथवा 2 क्रमागत विरलनों के बीच की जो दूरी होती है उसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य को साधारणतः ग्रीक अक्षर लैम्ब्डा से डिनोट किया जाता है। तो ये याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? प्रगामी एवं अनुदैर्घ्य या फिर प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, या प्रगामी और अनुदैर्घ्य, या फिर अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फर्स्ट बार देखते हुए आप जो आंसर लगाएँगे, तो ये सोचें कि देखो, यदि ध्वनि तरंग की बात की जा रही है, तो अनुप्रस्थ तो नहीं होगा यहाँ पर। सॉरी, हाँ, अनुप्रस्थ नहीं होगा, अनुदैर्घ्य ही होगा, यानी कि ए या सी सही होगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं। गलती क्या हो रही है, मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्रश्न में ये पूछा गया है कि सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है। यहाँ प्रश्न पूछने का आशय ये है कि जब हम सितार के तार को खींचते हैं, उससे ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो उस तार में किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, ये पूछना चाहिए था। सवाल का पूछने का भी मतलब यही है।
और तार या फिर किसी रस्सी की हम बात करें तो हमें पता है कि जब रस्सी को हम खींच के छोड़ते हैं तो उसमें जो तरंग उत्पन्न होती है, इसमें जो कण होते हैं ये तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। लंबवत कंपन करने में होगा क्या कि इसको हम अनुप्रस्थ तरंगे बोलेंगे, यानी कि ये अनुदैर्घ्य टाइप का नहीं है। तो पहली बात कि अनुप्रस्थ होगा। अब रह गया ये प्रगामी है या अप्रगामी। प्रगामी क्या होता है? ऐसी तरंगे जो हमेशा केवल आगे की तरफ बढ़ती हैं, वापिस पीछे नहीं आती। और कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जैसे धागे को दोनों साइड अगर हम बांध दें और एक बार धागे को खींचकर छोड़ोगे तो इधर से तरंग उत्पन्न होके पहले इस तरफ बढ़ेगी, फिर इस लाइन से टकरा के, यानी यहाँ जहाँ पर ये बांधा गया है यहाँ से टकरा के फिर तरंग वापस लौटेगी, वैसा ही बनते हुए थोड़ा स्पीड कम हो जाएगा बस। और दोनों एक दूसरे से फिर टकराएगा इसमें और साउंड उत्पन्न होता है इसमें। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अप्रगामी का मतलब है कि जिसमें टकराकर वापिस आए, यानी इधर से भी तरंग बन जाए, उधर से भी तरंग बन जाए और लास्ट में वो स्थिर हो जाए, आगे की तरफ केवल नहीं जाए। और प्रगामी मतलब जो केवल आगे जाते रहे। तो यहाँ पर जब दोनों तरफ से धागे को बांधा रहेगा तो वो अप्रगामी होगा। और सितार में भी ऐसा ही रहता है, दोनों सिरा फिक्स रहता है धागे का या डोरी का, तो यहाँ अप्रगामी होगा और अनुप्रस्थ होगा। ऑप्शन डी जो है वो सही है। आई होप कि आप बात इसको समझ पाए होंगे। आप देखिएगा जब दो सर्वसम अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगे यानी कि ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव्स, अब प्रगामी का मतलब प्रोग्रेसिव यानी कि जो आगे बढ़ता रहे, एक सरल रेखा में विपरीत दिशा में चलती हुई अध्यारोपित होती है। यानी कि एक तरंग इधर से गया, फिर उधर से एक तरंग आया इसी के अपोजिट डायरेक्शन में और दोनों एक दूसरे को अध्यारोपित कर दिया। तो माध्यम में जो पैटर्न बनता है उसे अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग यानी कि ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव कहते हैं। जैसे स्वर मापी के तार या सितार या फिर गिटार के जो तार होते हैं उनकी बात कर रहा है। प्रश्न ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा गया है? दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से यानी कि कौन से जैसे यहाँ पर अलग-अलग स्तर दिया गया है तो कौन से लेयर ऐसा है जिससे वो परावर्तित होती हैं दीर्घ रेडियो तरंगें? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा और आयन मंडल या फिर समताप मंडल। देखिए क्षोभ मंडल क्या होता है? क्षोभ मंडल सबसे नीचे वाला परत होता है, यानी कि वायुमंडल का सबसे निचला परत है ये, निचला स्तर है या परत कह सकते हो। और यहाँ की विशेषता क्या है? यहाँ पर मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। जैसे बादल का होना, बादल यहाँ होता है, ठीक है। वर्षा ले लो या फिर मौसम से संबंधित और कोई बात है वो क्षोभ मंडल में होता है। और दूसरा है आपके पास आयन मंडल। आयन मंडल नाम से ही आपको पता है आयनोस्फीयर होता है और आयन मंडल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्रीली मूव करते रहते हैं और ये आयनित रहता है, ठीक है? इसीलिए इसका नाम आयन मंडल रखा गया है। समताप मंडल तो आपको पता है ये अधिक ऊंचाई पर रहता है और समताप मंडल वही है जो यूवी रेज को पृथ्वी पर आने से रोकता है, जहां ओजोन परत मिलती है। तो ओजोन परत किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में। हमारा सवाल था कि दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? देखिए, जब पृथ्वी से हम दीर्घ रेडियो तरंगों को छोड़ते हैं तो जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो आपको पता है पृथ्वी के बाहर जो वायुमंडल है चारों तरफ उसके अलग-अलग परत होते हैं, जैसे क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, बाह्य मंडल, ऐसे करके। तो आयन मंडल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल रहते हैं, उनसे टकरा करके ये दीर्घ रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी की तरफ परावर्तित हो जाती हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो। देखिएगा दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के आयन मंडल आयनोस्फीयर से परावर्तित होती हैं। यह मंडल यानी कि यह जो स्तर है या परत है ये 50 से 400 मील की ऊंचाई के बीच स्थित होता है और यहाँ की जो हवा होती है वो विद्युत आवेशित होती है यानी चार्ज्ड होती है। अगला सवाल है बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। बिना तार के तार का जो संपर्क यानी सूचना का आदान प्रदान होता है पृथ्वी के धरातल को किसके द्वारा वो परिवर्तित किया जाता है यानी किसके द्वारा उसको भेजा जाता है। तो अभी हमने देखा था जो रेडियो तरंग, जैसे रेडियो तरंगें भी बिना तार के चलती हैं तो ये आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल द्वारा इसको पृथ्वी पर वापस परिवर्तित किया जाता है, परावर्तित। यहाँ पर हिंदी भी आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार ये इंग्लिश में ही आता है। ट्रोपोस्फियर अपना क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल, और स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल, समताप मंडल।
और एक्सोस्फीयर, एक्सो का मतलब क्या हुआ? सबसे बाहर वाला, तो ये बाह्य मंडल हुआ, ठीक है, बाह्य मंडल। आयनोस्फीयर आप समझते हैं, आयन मंडल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल तो वही है लगता है। रेडियो तरंगों का विक्षेपण यानी डिफ्लेक्शन के लिए वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल? तो आयन मंडल सही होगा, हमने देखा ही। अब अगला सवाल है, परा उच्च आवृत्ति यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की जो तरंगे होती हैं वो साधारणतः संचारित की जाती हैं किस रूप में? भू तरंगों के रूप में, आकाश तरंगों के रूप में, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में या फिर पृष्ठ तरंगों के रूप में? देखिए, भू तरंगों के रूप में जो तरंगे चलती हैं वो लो फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं। यहाँ पर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यानी बहुत अधिक उच्च आवृत्ति की बात की जा रही है। तो ऐसी जो तरंगे होती हैं, जैसे अब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी में क्या-क्या आ सकता है? जैसे टीवी का सिग्नल, टीवी सिग्नल्स, या आप ले लो मोबाइल का जो सिग्नल है, मोबाइल सिग्नल्स, ठीक है? जैसे मोबाइल सिग्नल टावर से डायरेक्ट हमारे मोबाइल तक, तो ये सीधी रेखा में चलती है और फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई रहती है, ठीक है? और फ्रीक्वेंसी हाई रहने के कारण इनको आप देखिएगा तो आकाश तरंगों के रूप में भी संचारित नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इनका भी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी से कम ही रहता है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी किसको कह सकते हैं? आप आप समझो तो कम से कम 30 मेगाहर्ट्ज़, 30 मेगाहर्ट्ज़ से भी, इससे ऊपर की आवृत्ति की अगर कोई तरंग है तो उसको अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाली तरंग बोलेंगे। ये 30 गीगाहर्ट्ज़ तक भी जा सकता है, ठीक है? तो इनका आवृत्ति काफ़ी उच्च होता है और इनको अंतरिक्ष तरंगों के रूप में देखा जाता है। अंतरिक्ष तरंगों के रूप में ये संचारित होती हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। इसमें मोबाइल के टावर, टीवी के सिग्नल्स आ सकते हैं, रडार के सिग्नल्स आ सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होती है, और ये देखिएगा तो जो आयन मंडल है उससे रिफ्लेक्ट होके वापस पृथ्वी पर नहीं आते हैं। आयन मंडल से जो भी रिफ्लेक्ट होते हैं उनकी आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज़ तक हो सकती है, इससे अधिक नहीं। इससे अधिक वाले जो भी हैं वो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी में आ जाएँगे। आप देखिएगा, परा उच्च आवृत्ति यानी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जिसको यूएचएफ कहा जा रहा है, ऐसी तरंगें साधारणतः अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचारित होती हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष तरंगों के रूप में बहुत अधिक आवृत्ति यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वीएचएफ की तरंगों तथा सूक्ष्म तरंगों का भी संचरण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अगर अंतरिक्ष तरंग नहीं समझ आ रहा है, अंतरिक्ष तरंग का मतलब ये लाइन ऑफ स्ट्रेट जैसा चलता है, यानी कि जैसे ट्रांसमीटर से, जैसे मोबाइल टावर से सीधे मोबाइल तक जाना, तो ये सीधी रेखा में जाएगा। ऐसे नहीं कि ऐसे-ऐसे घूम के जाए या ऐसे-ऐसे आगे-पीछे दोलन करते हुए जाए। ऐसे कण के रूप में आप देख सकते हैं, लेकिन जाएगा सीधे ही ये। ठीक है, चाहे टीवी का सिग्नल हो या एक एंटीना से दूसरे एंटीना तक जाने वाला सिग्नल हो, रेडियो का सिग्नल हो, वो सब इसकी कैटेगरी में आता है। अगला सवाल है, कौन-सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? शून्य का मतलब निर्वात से है, निर्वात का मतलब वैक्यूम, जहाँ पर हवा भी नहीं है। तो प्रकाश तो चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो भी आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो सभी शून्य यानी कि निर्वात में भी गति कर सकती हैं, संचरण कर सकती हैं। लेकिन ध्वनि तरंग जो कि एक यांत्रिक तरंग है, ये निश्चित तौर पर शून्य में यानी कि निर्वात में गति नहीं कर पाएगा, संचरण नहीं कर सकता, क्योंकि सभी यांत्रिक तरंगों को संचरण करने के लिए एक किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के जो संचरण कर ले, वो विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, जैसे प्रकाश तरंग, ऊष्मा ऊष्मा तो अलग चीज़ हो गया, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या है, ये भी नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर अपना सही उत्तर है। आप देखिएगा, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगें निर्वात या शून्य में गति नहीं कर सकती, यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है, और चंद्रमा पर यदि 2 व्यक्ति एक-दूसरे की से बात करेंगे, तो वो निश्चित तौर पर नहीं सुन पाएँगे एक-दूसरे का बात, भले ही व्यक्ति दोनों एक-दूसरे के कान में ही आकर क्यों ना कहें। तरंग संचरण 2 प्रकार का होता है, आपको पता होगा, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य टाइप की होती है, जो प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ टाइप का होता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको एक कथन और एक कारण दिया गया है। कथन क्या कह रहा है? रेडियो तरंग चुंबकीय क्षेत्र में बंकित यानी बेंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। कारण दिया गया है कि रेडियो तरंगों की जो प्रकृति है ये विद्युत चुम्बकीय है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो रेडियो तरंगे होती हैं, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं।
अब आप सोचेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसमें चुंबकीय गुण है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र में जाके मुड़ेगा ज़रूर, एक चुंबक दूसरे को आकर्षित करेगा या उसको प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा चुंबकीय तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होने के बावजूद भी इन तरंगों पर जैसे रेडियो तरंग हो गया, प्रकाश तरंग हो गया, इन पर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं रहता है। चार्ज्ड पार्टिकल यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया या प्रोटॉन हो गया, ये सब नहीं रहता है। इसी के कारण यह जनरली चुंबकीय क्षेत्र में बेंड नहीं होती हैं, यानी कि नहीं मुड़ती हैं, तो कथन तो यहाँ पर गलत हो गया। और चूँकि ये विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, इसीलिए कारण यहाँ पर सही है। तो ए गलत है और आर सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही माना जाएगा। प्रश्न में पहला जो कथन दिया गया है ए में वो गलत है और कारण सही है, यानी कि आर सही है, ए गलत है। क्योंकि रेडियो तरंगे विद्युत चुम्बकीय प्रकृति की होती हैं तो आर सही हो गया। वे सामान्यतः चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों से अप्रभावित रहती हैं, यानी कि चाहे विद्युत क्षेत्र हो या चुंबकीय क्षेत्र हो, वो बेंड नहीं होती हैं। अब अगला सवाल है कॉस्मिक किरणों के बारे में। कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? आवेशित कण होती हैं, अनावेशित होती हैं या फिर आवेशित और अनावेशित यानी चार्ज और डिस्चार्ज दोनों हो सकती हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये कॉस्मिक किरणें ऐसे तो जो हमने एक स्पेक्ट्रम देखा था जिसमें सभी का वेवलेंथ दिया गया था, उसका हिस्सा नहीं है, हालाँकि ये आवेशित ज़रूर होती हैं, अनावेशित नहीं रहती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। इनमें काफ़ी अधिक एनर्जी रहता है और ये आवेशित भी होती हैं और इनकी स्पीड की अगर बात करो तो लाइट के जो स्पीड होता है लाइट का यानी कि प्रकाश तरंग का जो स्पीड होता है, उसी के आसपास इनका भी स्पीड होता है। देखिएगा यहाँ पर कॉस्मिक किरणें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है। पहला है ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। देखिए हमने पहले ही पढ़ा था कि जो कॉस्मिक किरणें होती हैं, कॉस्मिक किरण, देखिए यहाँ पर किरण लगा है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये ऐसे पार्टिकल से बना होगा जैसे सामान्य किरण जैसे प्रकाश या फिर बाकी के ध्वनि ध्वनि तो तरंग है, हटाओ वो किरण नहीं है। जैसे गामा रेज़ हो गया या अल्फा रेज़ या और भी कई सारे किरणें हैं, उनके जैसा ये नहीं है। नाम में भले ही किरण लगा हुआ है, लेकिन ये हाईली आप समझिए तो हाई एनर्जी वाले पार्टिकल होते हैं। इनका एनर्जी काफ़ी अधिक होता है, हाई एनर्जी, और ये चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, ठीक है? चार्ज पार्टिकल का मतलब कि ये आवेशित कण होते हैं, जनरली ये प्रोटॉनों से बने होते हैं, प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन भी हो सकता है इनमें। तो यहाँ पर देखिए ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होती हैं क्योंकि कोई भी विद्युत चुम्बकीय तरंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनसे नहीं बना होता है, यानी कि वो चार्ज नहीं होता है। तभी हमने किसी क्वेश्चन में अभी पहले पढ़ा था कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड में यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में अप्रभावित रहती हैं क्योंकि उनमें कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होता है और इसीलिए वो विद्युतीय क्षेत्र में भी अप्रभावित रहती हैं क्योंकि कोई चार्ज वाला पार्टिकल नहीं है उनमें। तो विद्युत से उसको लेना-देना नहीं है फिर। तो इसीलिए यहाँ पर चूँकि ये हमने देखा कि हाई एनर्जी वाला चार्ज पार्टिकल इसमें रहता है, इसीलिए ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होता है और यही गलत है। इनका तरंगदैर्घ्य छोटा होता है, ये सही है और ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बने होते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया। और ये सूर्य से उत्पन्न होते हैं, सूर्य से भी उत्पन्न हो सकते हैं और बाकी डीप स्पेस जो होता है, बहुत अनंत स्पेस में आप जाइएगा तो वहाँ पर ये किरणें आपको मिलेंगी। सूर्य से भी हालाँकि उत्पन्न हो सकती हैं ये। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो गलत है। अगला सवाल है किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? संवहन के लिए, विकिरण के लिए, चालन के लिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए संवहन और चालन दोनों में ही माध्यम की आवश्यकता होती है। विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। विकिरण जैसे प्रकाश है, प्रकाश एक विकिरण के रूप में यानी रेडिएशन के रूप में, प्रकाश विकिरण के रूप में सूर्य से धरती तक आता है। सूर्य से पृथ्वी तक ये आता है एक विकिरण के रूप में। तो विकिरण के रूप में जब ये आता है तो इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। बाकी चालन और संवहन दोनों में ही माध्यम की आवश्यकता होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ऊष्मा के स्थानांतरण की 3 प्रमुख विधियां होती हैं जिसमें एक तो कंडक्शन है यानी चालन, फिर कन्वेक्शन है यानी कि संवहन, और विकिरण है तीसरा यानी कि रेडिएशन। देखिएगा यहाँ पर चालन हो या संवहन हो, दोनों ही केस में परिवहन के लिए
यानी कि हीट ट्रांसफर के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और माध्यम के रूप में किसी पदार्थ की आवश्यकता होती है। जैसे चालन आप बात करेंगे तो मान लो ये लोहे का टुकड़ा है और लोहे के एक सिरे को यदि आप गर्म करते हैं, यहाँ पर इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो इसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर चालन के माध्यम से जो हीट है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हुआ। अब इसमें ये नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक हीट ट्रांसफर हुआ तो बीच वाला हिस्सा गर्म नहीं होगा। देखो इसमें कांटेक्ट होता है चालन में, यानी कि ये पार्टिकल यदि गर्म हुआ तो बगल वाले पार्टिकल को ही ट्रांसफर करेगा और ये भी गर्म होगा, फिर बगल वाले को ये ट्रांसफर करेगा, फिर बगल वाले को, तो लाइन से ये पूरा गर्म होते होते यहाँ तक पहुंचेगा। यानी सबसे अधिक गर्म ये होगा और ये थोड़ा कम गर्म होगा उसके कंपैरिजन में। कहने का मतलब ये है। तो ये चालन में होता है। संवहन में पार्टिकल खुद ही मूव कर जाता है, तो पार्टिकल के मूव करने के लिए भी किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होगी। ऊष्मा स्थानांतरण की ये दोनों ही विधियां निर्वात से पृथक दो वस्तुओं के बीच क्रियाशील नहीं हो सकती। यानी एक वस्तु अलग है और एक वस्तु अलग है, बीच में यदि कुछ नहीं है तो ये क्रियाशील नहीं होगा। यानी एक अलग लोहे के टुकड़े को गर्म कर दिया और ये लोहा का टुकड़ा अलग है, गर्म नहीं है, तो अब आप सोचोगे कि इसके चलते ये गर्म हो जाए, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, चालन में भी और संवहन में भी। इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। ऊष्मा हस्तांतरण की जो तीसरी विधि है विकिरण, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में काम करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के जैसा व्यवहार करता है। इसीलिए विकिरण द्वारा सूर्य से ऊष्मा निर्वात से होते हुए यानी अंतरिक्ष से होते हुए पृथ्वी तक आसानी से पहुंच जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? एल्बिडो क्या होता है? देखिए एल्बिडो कहते हैं किसको? जैसे मान लो ये कोई सतह है, सरफेस है, जैसे ईंट है या कोई भी सतह है, इस पर सूर्य का प्रकाश या कोई भी लाइट इस पर आकर के टकराता है, तो टकराने में होगा क्या? ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश किरण का कुछ हिस्सा ये अवशोषित कर लेता है, यानी ऑब्जर्व कर लेगा, और कुछ हिस्सा को ये वापस परावर्तित कर देगा। यानी जो बचा हुआ हिस्सा है उसको ये परावर्तित कर देगा। तो परावर्तित करने का जो पावर है ना, यानी कि वापस करने की जो शक्ति, इसी को एल्बिडो कहा जाता है। तो एल्बिडो बेसिकली हुआ क्या? प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता है। कुछ हिस्सा को अवशोषित कर लेता है पदार्थ या सरफेस और बचे हुए हिस्से को परावर्तित करता है। तो जितना ज्यादा हिस्सा परावर्तित करेगा उसका एल्बिडो उतना अधिक होगा। और कोई कम हिस्सा को, जैसे मान लो काला पदार्थ है, मान लो ये कोई काला पदार्थ है, आपको पता है कि काले पदार्थ में क्या गुण होता है? वह प्रकाश की अधिकतम मात्रा को अवशोषित कर लेता है। तो ये लाइट की अधिकतम मात्रा को अवशोषित करेगा और परावर्तित करेगा मिनिमम मात्रा को। तो इसका मतलब कम से कम मात्रा को परावर्तित कर रहा है, तो इसका एल्बिडो कम होगा। लेकिन अगर सफेद रंग का कोई पदार्थ हो, वो अधिक मात्रा में प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित करता है, तो उसका एल्बिडो अधिक होगा। तो सही आंसर क्या है? वापसी की शक्ति यानी रिफ्लेक्टिंग पावर, रिफ्लेक्ट करने का पावर। आप देखिएगा वायुमंडल से गुजरते हुए सूर्य का ऊष्मा का कुछ अंश परावर्तित, प्रकीर्णित और अवशोषित हो जाता है। केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को, यानी कि परावर्तित करने की जो शक्ति है, उसको पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। अब अगला सवाल आप देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 सवाल काफी लंबा चौड़ा मालूम पड़ रहा है, और इसलिए क्योंकि ये यूपीएससी प्री 2024 का क्वेश्चन है। आप देखिएगा यहाँ पर कुछ कथनों पर विचार करने हैं। दो कथन दिए गए हैं। पहला है पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी यानी कि इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है। यानी पार्थिव विकिरण का मतलब जो पृथ्वी द्वारा विकिरण को वापस लौटाया जाता है। यानी कि देखो ये सूर्य है, मान लो यहाँ से विकिरण पहले पृथ्वी पर आया, फिर पृथ्वी इसका कुछ हिस्सा सोख लेगी और कुछ हिस्सा को वापस करेगी। तो जो वापस कर रही है ये है पार्थिव विकिरण, ठीक है। और जो डायरेक्ट सन के पास से अभी आ रहा है, टकरा के वापस नहीं गया है, वो हो गया सौर विकिरण, या फिर इनकमिंग उसको आप विकिरण कह सकते हैं। तो इसमें से ये कह रहा है कि पृथ्वी से जिस विकिरण को लौटाया जाता है, वो सूरज के पास से आने वाले विकिरण से अधिक वायुमंडल को गर्म करता है। पार्थिव विकिरण की तुलना में सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है। अच्छा, हमने उल्टा समझ लिया। ये कह रहा है कि पृथ्वी द्वारा जो छोड़ा जाता है पार्थिव विकिरण, उसके कंपैरिजन में सूर्य से आने वाला जो किरण है उससे वायुमंडल ज्यादा गर्म होता है। और दूसरा कह रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें हैं जो दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। यानी कि जो सूर्य के पास से विकिरण आ रहा है उसको अवशोषित करने के लिए ये अच्छे हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी के ग्रीन हाउस गैसेज। और वही अधिक से अधिक मात्रा में सूर्य से आने वाले प्रकाश को अवशोषित करती हैं, जिससे वायुमंडल अधिक गर्म होता है। ये कथन दूसरे में बोला गया। पर ध्यान दीजिएगा,
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब सूर्य से मान लो ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो सूर्य से जो किरणें आती हैं डायरेक्ट यहाँ पर, ये वैसे तो वायुमंडल के सभी परतों से होकर के गुजरते हुए आती है। लेकिन ये जो विकिरण होता है, जो सूर्य से डायरेक्ट आता है पृथ्वी के पास तक, इसका अधिकांश हिस्सा जो पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल के अलग-अलग लेयर्स हैं, उनके द्वारा अवशोषित नहीं किया जा पाता, क्योंकि इनकी स्पीड अधिक होती है और सूर्य से निकलने वाली किरण का स्पीड अधिक होने के कारण, हाई एनर्जी होने के कारण, वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर पृथ्वी के पास पहुँचता है। पृथ्वी से टकराने पर पृथ्वी इसका कुछ हिस्सा अवशोषित कर लेती है और बाकी हिस्सा को जब पृथ्वी गर्म हो जाती है, तो वापिस परावर्तित करती है या फिर पृथ्वी फिर से रेडिएशन छोड़ती है। ठीक है? इस तरह से बाहर की तरफ छोड़ती है, जिसको हम पार्थिव विकिरण कह सकते हैं या दीर्घ तरंग विकिरण भी इसको कहते हैं, दीर्घ तरंग विकिरण। तो अब देखिए यहाँ पर नासा के जो रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार भी आप देखिएगा, तो सूर्य से डायरेक्ट जो किरण आता है, उससे पृथ्वी का वायुमंडल कम गर्म होता है, उसके विपरीत अगर देखिएगा तो पृथ्वी द्वारा जो दीर्घ तरंग विकिरण को छोड़ा जाता है, उसके कारण वातावरण या वायुमंडल अधिक गर्म होता है। क्योंकि जो दीर्घ तरंगें पृथ्वी द्वारा छोड़ी जाती हैं, उनको आसानी से वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसें हैं, वो ईज़िली उसको ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इसीलिए आसानी से पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई दीर्घ तरंगों विकिरण के कारण वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहला वाला गलत था और दूसरा वाला यहाँ पर सही था और इस हिसाब से ऑप्शन डी को हम चूज़ करेंगे, पहला गलत और दूसरा सही। आप देखिएगा इसमें भी तमाम चीज़ें डिस्कस की गई हैं। सूर्य से पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आता है, यानी शॉर्ट वेव के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी यानी इनकमिंग सौर विकिरण या सूर्य तप यानी कि इन्सोलेशन कहते हैं। लघु तरंगदैर्घ्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है, यानी वायुमंडल को वो इजीली क्रॉस करके पृथ्वी पर आ जाता है। कौन? सौर विकिरण जो सूर्य से निकलता है। पृथ्वी की सतह पर जब वो पहुंचता है तो उससे पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। क्षोभ मंडल में उपस्थित जल वाष्प, ओजोन और अन्य गैसें निकट अवरक्त विकिरण यानी नियर जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, इसके अधिकांश भाग को अवशोषित करती हैं। फिर पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण यानी जो सौर विकिरण पृथ्वी पर प्रवेश करता है, पृथ्वी के पास आता है, जो लघु तरंग के रूप में होता है यानी शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में होता है, इसको पृथ्वी की सतह अवशोषित करती है और खुद पहले गर्म होती है और फिर पृथ्वी खुद गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है, यानी विकिरण को उत्सर्जित करने वाली पिंड बन जाती है। खुद गर्म हो जाती है तो छोटे सूर्य की जैसा आप समझ सकते हो और फिर वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण, हीट एनर्जी का विकिरण क्या करती है? निकालती है, उत्सर्जित करती है, जिसे पार्थिव विकिरण यानी कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। और यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करता है, यानी टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन है वो। दीर्घ तरंगदैर्घ्य ऊर्जा विकिरण वायुमंडलीय गैसों, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अधिक अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी अधिक गर्म होती है। तो कुल मिलाकर पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली ऊर्जा का लगभग 48% भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिसमें से 14% जो है वो सीधे सूर्य तप से तथा लगभग 34% जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से पार्थिव विकिरण से वायुमंडल द्वारा अवशोषित किया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल को पार्थिव विकिरण द्वारा अधिक गर्मी प्राप्त होती है, तो दूसरा कथन सही था। अगला सवाल जो है यहाँ पर आपसे पूछा गया है, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है, यानी किसके द्वारा अधिक गर्म होता है? ऑप्शन है आपके पास प्रकीर्ण और प्रकीर्ण सौर विकिरण के द्वारा, यानी जो फैलाया जाता है वायुमंडल में अलग-अलग कणों के द्वारा, या लघु तरंग सौर विकिरण के कारण। लघु तरंग कौन होता है? जो सूर्य से डायरेक्ट आता है, ठीक है? डायरेक्ट आने वाला सूर्य से। या दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, जिसको हमने देखा टेरेस्ट्रियल हम रेडिएशन बोल रहे थे, जो पृथ्वी द्वारा छोड़ा जाता है। तो ये अगर अर्थ है तो इसके द्वारा जो उत्सर्जित किया जाता है। तो निश्चित तौर पर हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि इसी के कारण जो पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण छोड़ा जाता है, उसके द्वारा वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आप देखिएगा
पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। यह ऊर्जा अंतरिक्ष में चारों ओर लघु तरंगों के रूप में विकिरित होती रहती है, जो सूर्य से निकलती है। इस विकिरित ऊर्जा को सौर विकिरण कहा जाता है, क्योंकि ये सूरज सूरज से निकलती है, सूर्य से। कुल सौर विकिरण का मात्र 2/3 भाग ही धरातल पर पहुंचता है, लघु तरंगों के रूप में। वो भी लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाली सौर विकिरण को सूर्य तप यानी कि इंसोलेशन कहते हैं। सूर्य तप के द्वारा तप्त होने के पश्चात पृथ्वी ऊष्मा को दीर्घ तरंग रूप यानी लॉन्ग वेव फॉर्म में अपने निकट स्थित वायुमंडलीय परतों की ओर संचारित कर देती है, यानी कि भेज देती है। और इनको दीर्घ तरंग विकिरण कहा जाता है। दीर्घ तरंग विकिरण को वायुमंडलीय गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा मुख्य रूप से अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण वायुमंडल जो होता है वो गर्म हो जाता है। तो वायुमंडल मुख्यतः दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण यानी कि लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन द्वारा तप्त होता है, यानी कि गर्म होता है। अगला सवाल है आपके पास, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? फिर से सेम सवाल है, तो उत्तर होगा ऑप्शन ए, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो बीपीएससी, यूपीएससी और यूपीपीसीएस तीनों में ये सवाल आ चुका है, इससे संबंधित कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, पृथ्वी की सतह पराबैंगनी विकिरणों के रूप में ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करती है। और दूसरा है, बादल और गैसें आने वाले सौर विकिरण का लगभग 1/4 भाग प्रतिबिंबित करते हैं। देखिए, पहला तो सीधे तौर पर गलत है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पराबैंगनी किरणों के रूप में ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित नहीं करती है। दूसरा कथन यहाँ पर सही है, तो निश्चित तौर पर केवल 2 सही है, तो हम ऑप्शन बी को चूज करेंगे। यहाँ पर दोस्तों, अवरक्त तरंगे यानी इंफ्रारेड वेव्स गर्म पिंडों एवं अणुओं से उत्पन्न होती हैं। अवरक्त तरंगों को कभी-कभी ऊष्मा तरंगे यानी हीट वेव्स भी कहा जाता है। अवरक्त विकिरण ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के माध्यम से पृथ्वी की गर्मी या मध्य ताप यानी एवरेज टेम्परेचर को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? अवरक्त विकिरण की। पृथ्वी पर आने वाला दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट पृथ्वी के पृष्ठ यानी सरफेस द्वारा अवशोषित हो जाता है और दीर्घ तरंगदैर्घ्य यानी कि लॉन्गर वेवलेंथ की अवरक्त तरंगों के रूप में पुनर्विकिरित यानी री रेडिएट होता है। यह विकिरण कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर जैसी ग्रीन हाउस गैसों द्वारा वायुमंडल में रोक लिया जाता है, यानी वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाता। और पृथ्वी की ओर आने वाली सौर विकिरण का लगभग 1/4 भाग बादलों एवं गैसों द्वारा परावर्तित हो जाता है, जबकि दूसरा चौथाई भाग वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित हो जाता है। लगभग आधा आगत यानी इनकमिंग सौर विकिरण पृथ्वी की सतह पर पड़ता है और उसे गर्म करता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिएगा, यूपीएससी प्री 2025 का क्वेश्चन है। तो कई लोग ये सोच रहे थे कि पुराना बुक ही पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल नया बुक है। यूपीएससी प्री 2025 का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर कथन दिए गए हैं कुछ, इनमें से कौन सही है ये बताना है। पहला कथन है, वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक के बहुत नीचे होगा, यानी टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा यदि वायुमंडल नहीं रहे तो। दूसरा कह रहा है कि वायुमंडल के द्वारा अवशोषित और पाशित यानी ट्रैप्ड, जो रोक के रखा गया है, ऊष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है, यानी वायुमंडल द्वारा जो अवशोषित की जाती है ऊष्मा और जो पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा होती है जिसको वो ट्रैप करके रखते हैं, इनके कारण हमारे ग्रह का औसत तापमान बना रहता है। और तीसरा कह रहा है, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें विकिरण को अवशोषित और पाशित करने के लिए विशेष रूप से उत्तम हैं। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऐसी गैसें विकिरण को अवशोषित करती हैं और उसको ट्रैप करके यानी कि रोक करके रखने में काफी अहम भूमिका निभाती हैं। अब देखिए, यहाँ पर पहला कथन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर हम सभी जगह तापमान हिमांक से बहुत कम होगा, ये कहना निश्चित तौर पर गलत होगा। बाकी ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित और ट्रैप ऊष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वायुमंडल के जो अलग-अलग गैसें हैं वही ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और उसको रोक कर रखते हैं, यानी वापस पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देते। जैसे मैंने डायग्राम से समझाया था कि ये सूर्य है, यहाँ से विकिरण पृथ्वी के पास पहुंचा, पृथ्वी कुछ भाग अवशोषित कर ली और कुछ भाग को वापस भेजती है, लेकिन आने के समय तो इसका स्पीड तेज रहता है, इसीलिए सभी पृथ्वी के जो वायुमंडल के अलग-अलग परतें हैं उसको ये
क्रॉस करके आ जाता है, लेकिन वापस जब पृथ्वी द्वारा छोड़ा जाता है, तो ये इस वायुमंडल को क्रॉस करके बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या करते हैं, ये पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई जो विकिरण होता है, दीर्घ तरंग विकिरण, उसके ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण वो ऊष्मा यहीं पर फंसी रह जाती है और पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो यहाँ पर दूसरा सही है, और ये टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उत्पन्न मत करो, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें अगर अधिक बढ़ गई, तो अधिक मात्रा में ये ऊष्मा को यहाँ पर रोक के रखेंगे, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान आवश्यकता से अधिक बढ़ जाएगा, फिर रहना भी मुश्किल होगा। तीसरा कह रहा था कि वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो विकिरण को अवशोषित करती है और ट्रैप करने में विशेष भूमिका निभाती है, तो ये भी सही है। यानी दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन डी को हम चूज करेंगे। आप देखिएगा, कथन 1 के अनुसार यदि वायुमंडल के बिना पृथ्वी की सतह पर सभी जगह तापमान हिमांक से नीचे होगा, वैज्ञानिक गणनाओं के अनुसार यहाँ पर ये कह रहा है कि बिना वायुमंडल के पृथ्वी का औसत तापमान लगभग -18 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता, जो वास्तव में हिमांक से नीचे है। परंतु यह औसत तापमान है, न कि सर्वत्र, यानी कि हर जगह का यही तापमान होगा, यानी सभी जगह इसके बराबर नहीं होगा। तो ये कहना वायुमंडल के न रहने पर दिन के समय भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और सौर विकिरण के कारण तापमान शून्य काफ़ी अधिक भी हो सकता है, अतः कथन 1 यहाँ पर गलत है। दूसरा कथन मैंने बताया, वायुमंडल द्वारा अवशोषित और ट्रैप की गई जो ऊष्मा है, वो पृथ्वी की औसत तापमान बनाए रखती है, और यही ग्रीन हाउस प्रभाव का मूल सिद्धांत है, जिसके अनुसार सूर्य का अल्प तरंग विकिरण यानी शॉर्ट वेव जो रेडिएशन है, वो पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। सतह इसे अवशोषित कर दीर्घ तरंग और रक्त विकिरण के रूप में बाहर भेजती है, जिसे वायुमंडल के गैस कण, जैसे ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये अवशोषित कर लेती हैं और पुनः उत्सर्जित करते हैं। इससे पृथ्वी का औसत तापमान जीवन के अनुकूल स्तर पर बना रहता है, इसलिए दूसरा कथन सही है। कथन तीसरा अगर देखिएगा, तो वायुमंडल की गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड विकिरण को अवशोषित और ट्रैप करने में विशेष रूप से सक्षम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प आदि रेडियो सक्रिय गैसें हैं, जो अवरक्त विकिरण को प्रभावी ढंग से अवशोषित एवं पुनः उत्सर्जित करती हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती हैं, इसलिए तीसरा कथन भी यहाँ पर सही है। दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे? इसमें पूछा गया है 2 उत्तरोत्तर यानी कि लगातार स्ट्रिंग यानी कि सक्सेसिव क्रेस्ट्स अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? देखिए, वेव ऐसे चलता है, आपको पता होगा, इस तरीके से। तो ये जो टॉप पोजीशन होता है, इसको हम श्रिंग बोलते हैं, और जो बॉटम वाला पोजीशन होता है, इसको क्या बोलते हैं? गर्त। तो ये पहला श्रिंग, ये दूसरा श्रिंग, लगातार 2 श्रिंग के बीच की जो दूरी है, उसको क्या कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा गया है। या फिर लगातार 2 गर्तों के बीच की दूरी को, यानी इस दूरी को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है दोस्तों तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य यानी कि वेव का लेंथ। एक वेव कंप्लीट होने में वो कितनी दूरी कवर करता है। तो ऑप्शन बी सही है, तरंगदैर्घ्य। आयाम क्या होता है? आयाम, जैसे मान लो ये मेन लाइन हुआ, इसके ऊपर नीचे ऐसे कंपन हो रहा है, तो मेन लाइन से कितना ऊपर गया, यानी इसकी हाइट या फिर गहराई भी आप निकाल सकते हो, दोनों बराबर ही होता है, उसको आयाम बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकंड में कितना बार कंपन हुआ, कितना वेव बना, वो फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि आवृत्ति। ऑप्शन बी अपना सही है। आप देखिएगा, माध्यम में कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करता है, उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यह 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी होती है, इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित किया जाता है। तीनों में जो रिलेशन है वो भी याद रख सकते हैं, v इक्वल टू एन लैम्ब्डा, जहां पर v का मतलब क्या है? चाल हो गया, प्रकाश की चाल, और n का मतलब आवृत्ति, और लैम्ब्डा हो गया तरंगदैर्घ्य। अब अगला सवाल आपके सामने क्या है, 66वीं बीपीएससी का है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है? हमने पढ़ा था कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो वेग होता है, ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ठीक है। अब प्रकाश की चाल क्या होती है? ये होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख को आप 3
इसी को 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए सही है आपका। आप देखिएगा, जो तरंग संचरित होती है निर्वात में भी, यानी उनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है संचरित होने यानी चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उनको विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। और प्रकाश भी एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर ही इन सभी का रफ्तार होता है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल नहीं है, जी किरण या फिर एक्स किरण, पराबैंगनी या फिर पराध्वनि किरण। देखिए, जी किरण हो या फिर एक्स किरण हो या पराबैंगनी किरण, ये तीनों ही, चूंकि पराबैंगनी किरण भी प्रकाश का ही हिस्सा है, सूर्य से निकलता है, तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। और ये सारे निर्वात में गति कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी निर्वात में गमन कर सकता है वो सब विद्युत चुम्बकीय तरंग होगा। इनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। पराध्वनिक जो है, सुपरसोनिक, ये निश्चित तौर पर एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है, क्योंकि ये एक प्रकार का ध्वनि तरंग है। और आप देखिएगा, इसका जो आवृत्ति होता है वो 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक होता है। जबकि इन सब का आवृत्ति आप देखिएगा तो मेगाहर्ट्ज़ में चला जाता है। तो यहाँ पर ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति श्रवणीय रेंज यानी ऑडिबल रेंज की उच्च सीमा से अधिक होती है, यानी कि 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, उन्हें अल्ट्रासोनिक या फिर सुपरसोनिक कहते हैं। पराध्वनिक हिंदी में आप कह सकते हैं। गामा किरणें, यानी जो पहला ऑप्शन था, एक्स किरणें और पराबैंगनी किरणें, तीनों ही विद्युत चुम्बकीय तरंगों की श्रेणी में आती हैं। अगला सवाल अब है, इनमें से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होगी? तरंग लंबाई का मतलब वेवलेंथ से है, यानी कि तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, v = n लैम्डा होता है। अगर लैम्डा निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, v/n हो जाएगा। यानी आवृत्ति जिसका कम होगा उसके लिए लैम्डा का मान अधिक होगा। ठीक है, आवृत्ति कम होने का मतलब 1 सेकंड में कितना बार कंपन करता है। आप यहाँ पर देखिएगा, इंफ्रारेड है, एक्स किरणें हैं, दृष्टिगोचर प्रकाश यानी दृश्य प्रकाश जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं, श्वेत प्रकाश इसमें आएगा, पीला, नीला, लाल, हरा, ये सभी प्रकाश हम देख पाते हैं। और रेडियो तरंगें, इसमें सही आंसर क्या है दोस्तों? रेडियो तरंगें। आप देखिएगा यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय जो स्पेक्ट्रम है, इसमें शामिल अगर इन विकिरणों के तरंगदैर्घ्य को आप घटते क्रम में देखिएगा तो रेडियो तरंग, फिर माइक्रोवेव, फिर औरक्त, दृश्य प्रकाश, परावैंगनी, एक्स और गामा किरणें। इस तरह से आप देखिएगा, रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है और गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका था इसमें से? रेडियो तरंगों का। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय 1 मिनट। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? दृश्य प्रकाश है, परावैंगनी किरणें, औरक्त किरणें और एक्स किरणें। देखिए, E = एक फॉर्मूला होता है, H और N लिख लो आप। N का मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हुआ, यानी कि आवृत्ति। H का मतलब यहाँ प्लांक का नियतांक होता है, यानी कि प्लांक का कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। और E का मतलब क्या हुआ? एनर्जी, यानी कि कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी या कितनी ऊर्जा उसमें है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए यही चलता है फॉर्मूला। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये कांस्टेंट तो सभी के लिए सेम होगा, लेकिन एन फ्रीक्वेंसी सभी तरंगों का अलग-अलग होता है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी अधिक उसमें एनर्जी भी अधिक होगा और जिसका फ्रीक्वेंसी कम उसमें एनर्जी भी कम होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा फ्रीक्वेंसी के अनुसार तो इन सभी में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है एक्स किरणों का और सबसे कम फ्रीक्वेंसी है किसकी? औरक्त किरणों का। तो ऊर्जा भी इसमें औरक्त का सबसे कम होगा और एक्स किरणों का सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। आप देखिएगा यहाँ पर, अगर आपको याद रखना हो तो रेडियो तरंग यहाँ पर ऊर्जा के संदर्भ में ये दर्शाया जा रहा है। रेडियो तरंग, इसका ऊर्जा सबसे कम है। फिर माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगें, फिर औरक्त विकिरण, फिर दृश्य प्रकाश, फिर पराबैंगनी और फिर एक्स किरणें और फिर गामा किरणें। गामा किरणों का जो ऊर्जा होता है वो सबसे अधिक होता है। हालांकि ऑप्शन में गामा किरणें नहीं था तो एक्स किरण अपना आंसर हुआ। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आवृत्ति के बढ़ते क्रम में आपको बताना है, तो जो ऊर्जा का क्रम था वही आवृत्ति का क्रम भी रह जाएगा। एक्स औरत
तो दृश्य और रेडियो, तो सबसे कम आवृत्ति होगा रेडियो तरंगों का, यानी पहले चौथा आएगा। चौथा से यही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद आ जाएगा औरक्त का, यानी तीसरा का, क्योंकि इसका ऊर्जा इससे अधिक था। आप देखो रेडियो यहाँ पर है, औरक्त यहाँ पर है। फिर दृश्य प्रकाश आ जाएगा उसके बाद, यानी कि दूसरा वाला तो है ही, और आखिरी में आ जाएगा एक्स किरण, यानी कि पहला वाला। तो ऑप्शन डी उस हिसाब से भी सही हो रहा है। आप देखिएगा दी गई विद्युत चुम्बकीय तरंगों का फ्रीक्वेंसी के संदर्भ में बढ़ता क्रम क्या होगा? रेडियो तरंग, फिर औरक्त किरणें, फिर दृश्य तरंगें, फिर एक्स किरणें। अगला सवाल आप देखिएगा तो यहाँ पर आवृत्तियों के घटते क्रम में दिखाना है। ध्यान दीजिएगा कि ये यूपी पीसीएस प्री 2025 का क्वेश्चन है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। आपसे पूछा गया है घटते क्रम में गामा किरणें सबसे अधिक किसका होगा? तो सबसे पहले गामा किरण को रखेंगे, यानी एक को, तो ये दोनों तो गलत हो गया। इसके बाद इसमें से एक्स किरण आ जाएगा, इसका आवृत्ति उससे ठीक कम कम है, तो 1 के बाद 4 आएगा। और इन दोनों में देखिएगा तो इसके बाद पराबैंगनी किरणें आएँगी, और रेडियो तरंगों का आवृत्ति सबसे कम होता है, तो ये सबसे बाद में आएगा, यानी तीसरा सबसे बाद में आएगा। तो ऑप्शन सी जो है अपना वो सही उत्तर है। आप देखिएगा यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में आवृत्ति और ऊर्जा के क्रम में सबसे ऊपर गामा किरण आती है, उसके बाद एक्स किरण, फिर पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट, और सबसे नीचे रेडियो तरंग आता है। तो इस प्रकार अगर देखिएगा तो गामा किरणें पहले, फिर एक्स किरणें, फिर पराबैंगनी, फिर रेडियो तरंगे, जो ऑप्शन सी में दिया गया था। प्रश्न देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती हैं, उनकी आवृत्ति की सीमा क्या है? देखिए माइक्रोवेव में जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, उनकी आवृत्ति काफ़ी अधिक होती है। काफ़ी अधिक का मतलब कि 300 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है, ठीक है? यहाँ पर 300 मेगा लिखा गया है, जो कि छोटा हो गया गीगा से। ये आप एमबी और जीबी से समझ सकते हैं। एमबी, जीबी तो सभी लोग समझता होगा, मेमोरी कार्ड का जो क्षमता होता है स्टोरेज, या मोबाइल का स्टोरेज 256 जीबी अब आता है, 512 जीबी आता है। तो जीबी यानी गीगाबाइट मेगाबाइट से बड़ा होता है। जहाँ गीगा लगा वो मेगा से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ मेगाहर्ट्ज़ है, ये भी मेगाहर्ट्ज़ है, और ये टेरा में चला गया तो ये और बड़ा हो गया, और नहीं बहुत बड़ा हो गया ये। 300 गीगाहर्ट्ज़ तक इसकी सीमा होती है, 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है, 1 गीगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़। देखिएगा यहाँ पर माइक्रोवेव ऐसी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर के और 300 गीगाहर्ट्ज़ के बीच होती हैं। अलग-अलग स्रोत विभिन्न आवृत्ति रेंज के माइक्रोवेव के रूप में परिभाषित करते हैं, लेकिन उपयुक्त व्यापक परिभाषा यूएचएफ तथा ईएचएफ, यानी मिलीमीटर वेव, दोनों बैंडों को शामिल करती है। इस प्रकार ऑप्शन सी ज़्यादा करीब आंसर है। आपको याद रखना है माइक्रोवेव में जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये 300 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर के और 300 गीगाहर्ट्ज़ तक होती हैं। अब अगला सवाल आप देखिएगा, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गामा किरणों का, एक्स किरणों का, या यूवी रेज़ का, या दृश्य प्रकाश का? निश्चित तौर पर एक्स किरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। जब आंतरिक संरचना किसी का भी, जैसे हम लोग भी एक्स-रे कराते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर लिख देता है कि एक्स-रे करा के आइए, अगर कहीं टूटने-फूटने का संभावना रहता है तो। आप देखिएगा क्रिस्टल की, यानी कि क्रिस्टलोग्राफी या मणि विज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है। इसमें क्रिस्टलों में परमाणुओं का विन्यास के अध्ययन के लिए एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल अब रडार से संबंधित है। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, वो किसका प्रयोग करता है? प्रकाश तरंगों का, या रेडियो तरंगों का, या ध्वनि तरंगों का, या फिर कर्णातीत तरंगे का? देखिए अगर रडार का मतलब आपको पता है, RADAR, रडार का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रेडियो, इसी में ए भी शामिल है, ठीक है। डी का मतलब हो गया डिटेक्शन, फिर ए से हो गया एंड, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंज। देखिए इसी से आपको स्पष्ट होगा कि इसमें कौन सी तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि नाम में ही रेडियो लगा है, रेडियो तरंगों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और जो रडार होता है वो माइक्रोवेव या फिर रेडियो तरंगों को छोड़ता है, और फिर ये रेडियो तरंगे जाकर के किसी वस्तु से जब टकरा कर वापिस आती हैं, तो वापस आने वाला जो तरंग होता है या किरण होता है, उससे रडार ये तय करता है कि वस्तु किस दिशा में है या कितनी दूरी पर है। तो इसके द्वारा शत्रु के वायुयान का
आसानी से पता लगाया जा सकता है, क्योंकि रडार से जो रेडियो तरंगें निकलेंगी, ये जब इस जहाज से टकराकर वापस आएँगी, तो उससे ये उसकी स्थिति का पता लगा लेगा। एंड रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है यानी रडार, इसका खोज किसने किया था? वाटसन ने। वाटसन वाट। आप देखिएगा यहाँ पर, रडार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों, विशेषतः रेडियो तरंगों की सहायता से स्थिर एवं गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं की रेंज, ऊंचाई, दिशा एवं गति का पता लगाया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? विद्युत तरंगों का, या सोनार तरंगों का, गामा किरणों का, या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंगों का? निश्चित रूप से दूर से किसी चीज की, किसी वस्तु का पता लगाना है, तो उसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों का इस्तेमाल होता है। जैसे अभी हमने देखा, रडार में विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में रेडियो तरंग का इस्तेमाल होता है। सोनार जो आप देखते हैं, सोनार में ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्वनि तरंग का ही इस्तेमाल होता है, जो सुपरसोनिक वेव्स होती हैं। यहाँ देख सकते हैं, रिमोट सेंसिंग यानी सुदूर संवेदन को भू पर्यवेक्षण यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। यह एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें पृथ्वी की सतह या उसके वायुमंडल का अवलोकन अंतरिक्ष से उपग्रहों के माध्यम से या फिर वायुयानों के माध्यम से किया जाता है। इसके तहत पृथ्वी की सतह पर स्थित वस्तुओं, क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएं बिना उसके प्रत्यक्ष संपर्क में आए प्राप्त की जाती है। यानी बिना उसके पास गए, किसी वस्तु के पास गए, वो कितनी दूरी पर है, किस दिशा में है, ये पता लगाया जाता है। सुदूर संवेदन तकनीक में विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक भाग या कई भागों का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर रिमोट सेंसिंग प्रणालियां जो होती हैं, इसमें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य यानी विजिबल औरक्त यानी इंफ्रारेड और माइक्रोवेव क्षेत्रों में संचालित होती हैं। हालांकि कुछ प्रणालियां ऐसी भी हैं जो यूवी स्पेक्ट्रम के दीर्घ तरंग यानी लॉन्ग वेव के भाग का भी प्रयोग करती हैं। अगला सवाल आप देखिए, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? ऑप्शन है 10 टू द पावर -10, या 10 के पावर -7, या 10 के पावर -2, या फिर 100 मीटर। देखिए, प्रश्न पहले आसान भाषा में समझिए। मान लो ये सूर्य है, यहाँ से ओजोन बोल रहा हूँ, यहाँ से जो विकिरण है, वो यहाँ से निकला, खासकर यहाँ पर पराबैंगनी किरणों की बात की जा रही है, तो यूवी रेज यहाँ से सूर्य से निकला। पृथ्वी के वायुमंडल में एक ऐसा परत होता है समताप मंडल में, जो ओजोन परत कहलाता है। और इस ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ये ओजोन परत एक्चुअली में जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उनको अवशोषित करता है या उनको पृथ्वी पर डायरेक्ट आने से रोकता है। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य से निकलती हैं, इसका कुछ हिस्सा ओजोन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और पृथ्वी पर कुछ ही हिस्सा आ पाता है। तो यहाँ पर सवाल यही पूछा गया है कि जब सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, पराबैंगनी किरणें, तो ओजोन द्वारा अवशोषित होने के बाद जो हिस्सा पृथ्वी पर पहुंचता है, उसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? उसका तरंगदैर्घ्य दोस्तों लगभग 100 नैनोमीटर के आसपास होता है। नैनो का मतलब आपको पता होगा, 1 नैनोमीटर 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। तो 100 नैनोमीटर, चूंकि ऑप्शन सारे मीटर में है, तो 100 नैनोमीटर को आप क्या करोगे, इसको 10 टू द पावर -9 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर बन जाएगा। 2 जीरो है तो इसका 2 जीरो कैंसिल आउट होगा, यानी ये 10 टू द पावर -7 और मीटर बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आप यहाँ देख सकते हैं, पराबैंगनी विकिरण को तरंगदैर्घ्य के आधार पर 3 प्रमुख वर्गों में डिवाइड किया जाता है। एक तो यूवी-ए विकिरण, एक यूवी-वी और एक यूवी-सी। ए जिसका तरंगदैर्घ्य का जो रेंज है, वो है 320 से 400 नैनोमीटर तक। ये जो डायरेक्ट सूर्य से निकलता है उसका है। फिर जब ओजोन परत द्वारा अवशोषित किया जाता है, तब इसका रेंज कितना रह जाता है? 280 से 320 नैनोमीटर। और फिर जब ये यहाँ से और नीचे आता है, यानी ओजोन के बाद जब पृथ्वी पर आने लगता है, तो इसका रेंज रह जाता है 100 से 280 नैनोमीटर। और इस प्रकार जो पृथ्वी पर पहुँचता है, आप देखिएगा यहाँ पर समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होने के बाद पृथ्वी के धरातल पर जो विकिरण पहुँचता है, उसका न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना हो जाता है? इसमें देखिए, ये मिनिमम वाला और ये मैक्सिमम वाला है, तो न्यूनतम 100 नैनोमीटर हो गया। और इसको जब मीटर में चेंज कीजिएगा तो 1 नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 मीटर के बराबर होता है। 100 नैनोमीटर को अगर चेंज कीजिएगा तो यहाँ पर 10 टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई होगा और फाइनल आंसर आपका 10 टू द पावर -7 मीटर निकल के आएगा।
अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस एक तरंग की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, यानी कि रात में देखने के लिए कौन से तरंग का इस्तेमाल किया जाएगा? रेडियो तरंग का या सूक्ष्म तरंग का, औरक्त तरंग का या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर है औरक्त विकिरण यानी कि ऑप्शन सी, इंफ्रारेड वेव्स। आप देखिएगा इंफ्रारेड वेव्स विद्युत चुम्बकीय तरंगों का ही एक प्रकार है। इनका जो वेवलेंथ होता है वो दृश्य प्रकाश से अधिक होता है। अतः इनका जो प्रयोग है वो अपर्याप्त प्रकाश की स्थिति में यानी कि जब प्रकाश कम हो, अंधेरा हो, तो वैसी स्थिति में देखने के लिए या रात्रि के समय में देखने के लिए जो भी उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनका प्रयोग लक्ष्य को ढूंढने में, निरीक्षण करते समय, रात में देखने इत्यादि के लिए मुख्य रूप से सैनिकों द्वारा किया जाता है। अब अगला सवाल है 17वीं बीपीएससी के री एग्जाम से, एक्स-रे का वह गुण एक्स-रे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। किस क्षेत्र में विक्षेपित किया जा सकता है? विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र में, या केवल विद्युत क्षेत्र में, या केवल चुंबकीय क्षेत्र में, या उनमें से कोई नहीं? यदि आपको नोट्स वाला बात याद हो तो नोट्स में भी मैंने पढ़ाया था और पिछले किसी क्वेश्चन में भी आपको बताया था मैंने कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं यानी कि विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होती हैं, ये विद्युत क्षेत्र आप कह लो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो, या फिर आप चुंबकीय क्षेत्र कह लो, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के द्वारा ही ये प्रभावित नहीं होता है। प्रभावित नहीं, जैसे बेंड वाला इक्वेशन हमने देखा था कि जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम चुंबकीय क्षेत्र में डालेंगे तो क्या वो बेंड होगा या नहीं होगा? तो हमने पढ़ा था कि बेंड नहीं होगा, यानी विक्षेपित नहीं होगा, मुड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से अप्रभावित रहता है। कारण है कि इसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं रहता है, इसमें कोई भी आवेशित कण नहीं रहता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ये सब इसमें नहीं रहते हैं, आवेशित कण इनमें नहीं रहता है। इसी कारण से ये विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होगा। तो ऑप्शन सी डी जो है वो सही उत्तर होगा, किसी के द्वारा भी ये विक्षेपित नहीं होगा। एक्स किरणों का खोज किसने किया था? रोएंटजन ने। रोएंटजन। एक्स किरणों का खोज या आविष्कार जो भी आप समझ लीजिए। हालाँकि दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। पढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, जिन्होंने भी हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यस, कमेंट ज़रूर कीजिए, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। अब यहाँ पर देखिए मैक्सवेल का एक सिद्धांत है जिसके अनुसार त्वरित आवेश वैद्युत चुम्बकीय तरंग विकिरित करते हैं, यानी कि कोई भी अगर आवेश है, आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, या कोई भी कण जिस पर कोई आवेश है, यदि वह काफ़ी अधिक वेग से चल रहा है तो उसमें से विद्युत और चुंबकीय तरंग निकलती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती है वो विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र उसमें एक-दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपने 11th-12th में पढ़ा होगा आई थिंक, कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, वो एक-दूसरे के परपेंडिकुलर होता है ऐसे। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये एक-दूसरे का परपेंडिकुलर रहता है उसमें। और एक्स किरणें एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसीलिए इन्हें विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनमें कोई भी आवेशित कण उपस्थित नहीं होता है। इसकी खोज किसने की थी? डब्ल्यू रोएंटजन ने। अब आगे बढ़ें। अगला सवाल आप देखिए, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन-सी है? एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, गामा या फिर औरक्त? तो निश्चित तौर पर औरक्त किरणें हैं। रिमोट कंट्रोल जो होता है, रिमोट सिस्टम, उसमें औरक्त विकिरण का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही है। सामान्यतः टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, वो औरक्त किरणें होती हैं। रिमोट कंट्रोल केवल टेलीविज़न को ऑन और ऑफ करने में ही नहीं, बल्कि चैनल चेंज करने, आवाज़ का इंटेंसिटी बढ़ाने, कम करने, चित्र की गुणवत्ता को सेट करने में भी इसका उपयोग होता है। अगला सवाल आप देखिए, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युतीय विकिरण की आवश्यकता होती है? दूरस्थ नियंत्रण का मतलब रिमोट का ही बात किया जा रहा है। तो रिमोट कंट्रोल के लिए औरक्त किरणों का यानी कि इंफ्रारेड, इंफ्रारेड आईआर
आईआर ब्लास्टर उसमें होता है। जैसे अभी आपने मोबाइल फ़ोन देखा होगा Xiaomi का या आपके Realme या कई सारे ऐसे फ़ोन्स आते हैं जिसमें आईआर ब्लास्टर ऊपर फ़ोन में ऊपर एक छोटा-सा होल टाइप का रहता है जिसको आईआर ब्लास्टर बोला जाता है। यानी इंफ्रारेड सेंसिंग के लिए वो इस्तेमाल होता है और वैसे में उस फ़ोन का इस्तेमाल रिमोट कंट्रोल के तौर पर भी हो पाता है। ठीक है? तो इसीलिए आईआर आप यानी कि इंफ्रारेड का इस्तेमाल जो होता है, वो रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। अगला सवाल भी वही है, निम्नलिखित में से कौन-सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण यानी रिमोट कंट्रोल के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो अवरक्त किरणें, ये यूपी पीसीएस का है, यहाँ पर झारखंड पीसीएस में पूछा गया है और इससे पहले यही सवाल राजस्थान के पीसीएस में पूछा गया है। अब अगला सवाल देखिए, फिर से मिलता-जुलता सवाल है लगता है। हालाँकि यूपीएससी प्री में भी आया है और यूपी पीसीएस के मेंस में भी। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो अभी यहाँ पर देखिए ऑप्शन है अब प्रकाश किरणें, ध्वनि तरंगे, सूक्ष्म तरंगे या फिर रेडियो तरंगे। तो यहाँ पर चूँकि प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे या सूक्ष्म तरंगे नहीं सही हो सकता है, तो रेडियो तरंग हम चूज़ करेंगे। ऑप्शन डी जो है, वो सही उत्तर है। ज़्यादातर हालाँकि आईआर यानी इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल होता है। आप देखिए, टीवी के रिमोट नियंत्रण इकाइयों में अधिकतर अवरक्त विकिरण का प्रयोग होता है, यानी कि इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ में रेडियो तरंगों का प्रयोग भी होता है। इंफ्रारेड विकिरण एवं रेडियो तरंगे दोनों ही विद्युत चुम्बकीय विकिरण हैं। अगर यहाँ अवरक्त रहता तो ऑप्शन में, तो हम पहले अवरक्त को ही चूज़ करते। सवाल देखिए दोस्तों, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन-सी हैं? दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट या माइक्रोवेव? देखिए, दूरसंचार में सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल होता है यानी माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी जो है, वो सही उत्तर है। आप अगला सवाल देखिए अब, दूरसंचार का मतलब सीधे तौर पर है जैसे टेलीविज़न हो गया, यानी सूचना को दूर तक भेजना। टीवी सिग्नल हो गया, मोबाइल सिग्नल हो गया, रेडियो का सिग्नल हो गया, ये सभी। अब यहाँ पर इन सभी में माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये लंबी दूरी तय कर सकती है माइक्रोवेव, ठीक है ना? अब अगला सवाल आप देखिएगा, वाहक यानी कि रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का क्या नाम है? देखिए, जब भी किसी तरंगों पर किसी सूचना को अध्यारोपित किया जाता है और उस तरंग के माध्यम से उसको भेजा जाता है, तो उसको मॉड्यूलेशन बोला जाता है। यानी कि मान लो ये वेव है, ये आगे जा रहा है या सिग्नल है, रेडियो तरंग है मान लो, इस पर हमने सूचना को अ, क्या किया कि समझिए कि उस पर अध्यारोपित कर दिया और फिर ये जब दूसरी जगह पहुँचेगा तो देखिए डालने के लिए यानी कि अध्यारोपित करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है किसका? ट्रांसमीटर का। ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का क्या काम होता है? ट्रांसफर करना, इस पर सूचना को ट्रांसफर कर देगा, ये सिग्नल लेकर के दूसरी जगह जाएगा और फिर रिसीवर क्या करता है, वापस से इस पर से अध्यारोपित जो सूचना होता है उसको रिसीव करके और श्रोता को यानी सुनने वाले को देता है। जैसे रेडियो में देखो या फ़ोन में देखो या मोबाइल में, मान लो ये मोबाइल है, मैंने आपको कॉल किया, तो यहाँ पर मैंने जो भी आवाज़ बोला वो अध्यारोपित हो जाएगा मोबाइल के सिग्नल पर और यहाँ पहुँचेगा तो ट्रांसमीटर के ज़रिए वो ट्रांसफ़र होगा इसमें और ये सिग्नल उसको यहाँ तक यानी दूसरे मोबाइल फ़ोन के पास तक पहुँचाएगा, टावर के या नेटवर्क के माध्यम से और यहाँ पर जो इस मोबाइल का रिसीवर होगा, ये यहाँ से वापस से जो अध्यारोपित सूचना है उसको रिसीव करके और वहाँ के सुनने वाले को देता है। तो मॉड्यूलेशन उसको हम बोलते हैं जिसमें अध्यारोपित किया जाता है सूचना को किसी तरंग पर। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आप देखिएगा निम्न आवृत्ति यानी लो फ्रीक्वेंसी के मूल सिग्नल्स यानी संदेशों या सूचनाओं को अधिक दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जाता डायरेक्ट। इसके लिए ट्रांसमीटर पर निम्न आवृत्ति के संदेश सिग्नलों की सूचनाओं को किसी उच्च आवृत्ति वाले तरंग पर क्या किया जाता है? सुपर इम्पोज़्ड किया जाता है, यानी अध्यारोपित किया जाता है और जो सूचना के वाहक की भांति व्यवहार करता है, यानी सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाता है और इस प्रक्रिया को मॉडुलन यानी कि मॉड्यूलेशन कहते हैं। अगला सवाल है आवृत्ति मॉड्यूलेशन यानी एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, रेडियो वेव्स के बारे में क्या इसमें से सही नहीं है? पहला ऑप्शन है कि आवृत्ति मॉड्यूलेशन की आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूलेशन यानी एएम से कम होती है या फिर इसमें आयाम और कला नहीं बदलती या इसका आविष्कार एडविन आर्मस्ट्रांग ने किया था या फिर इसकी बैंडविड्थ जो होती है वो आयाम मॉड्यूलेशन से यानी एएम से ज़्यादा होती है। एफएम के बारे में बात किया जा रहा है।
इसमें ध्यान दीजिएगा कि गलत पूछा गया है, कौन-सा गलत है? देखिए इसकी बैंडविड्थ जो होती है एफएम की ये निश्चित तौर पर एएम से ज़्यादा होती है, तो ये तो सही है। इसका आविष्कार एडविन आर्मस्ट्रांग ने किया था, ये भी सही है और इसका आयाम और कला नहीं बदलता है, ये भी सही है। गलत है इसमें ऑप्शन ए, यानी कि आवृत्ति मॉड्यूलेशन यानी एफएम की आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूलेशन से कम होती है। क्योंकि हमने यहाँ पर बताया ही है कि ये ज़्यादा होता है, तो कम वाला ऑटोमेटिक गलत होगा। आप देखिएगा आवृत्ति मॉड्यूलेशन यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम रेडियो वेव्स का आविष्कार एडविन आर्मस्ट्रांग ने किया था। उल्लेखनीय है कि एएम यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एवं एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो सिग्नलों के प्रसारण की 2 विधियां हैं। जब आप रेडियो का इस्तेमाल अगर आपने किया होगा बचपन में, जब फिलिप्स का, रामसन्स का ये सब कंपनी का रेडियो चलता था, मैंने भी इस्तेमाल किया है। तो उस समय एफएम और एएम का 2 ऑप्शन आता था। ऐसे घुंडी होता था जिसको राइट या लेफ्ट घुमाते थे रेडियो के पीछे में, तो एफएम या एएम पर उसको शिफ्ट किया जा सकता था। ठीक है ना? और दोनों में अलग-अलग चैनल्स आते थे। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि एएम और एफएम दोनों ही रेडियो सिग्नल के प्रसारण की विधियां हैं। दोनों ही तरीकों द्वारा सूचना को विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में प्रसारित किया जाता है। एएम में सिग्नल का आयाम बदल जाता है लेकिन आवृत्ति और कला नहीं बदलता। एएम में आयाम बदलता है, आवृत्ति और कला नहीं बदलता। ठीक है? और एफएम में बात कीजिएगा तो एफएम में सिग्नल की आवृत्ति केवल बदलती है लेकिन आयाम और कला नहीं बदलता। अब देखिए याद कैसे रहेगा एएम और एफएम, ये ए से स्टार्ट हो रहा है यानी कि ये आयाम मॉड्यूलेशन है। हिंदी में भी इसका नाम यही है, आयाम मॉड्यूलेशन। और एफएम में एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी है, तो ये आवृत्ति मॉड्यूलेशन है यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो आयाम मॉड्यूलेशन में आयाम बदलेगा, बाकी चीज नहीं बदलेगा। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति बदलेगी और बाकी चीजें वैसी ही बनी रहेगी। तो यहाँ पर वही है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देखो एफ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर एफ है यानी कि फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति इसमें बदल जाएगी लेकिन बाकी जो चीज बच रहा है आयाम और कला, ये नहीं बदलेगा। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तुलना अगर कीजिएगा तो एफएम का जो बैंड विड्थ है वो अधिक होता है एएम की तुलना में, और इसीलिए ध्वनि गुणवत्ता यानी साउंड क्वालिटी भी एफएम की बढ़िया होती है। और उस समय भी बढ़िया ही होती थी, लोग एफएम ही ज्यादा सुनते थे एएम की कंपैरिजन में। एएम की आवृत्ति रेंज लगभग 530 किलोहर्ट्ज़ से 1710 किलोहर्ट्ज़ तक होती है, जबकि एफएम का जो रेंज है ये 88 मेगाहर्ट्ज़ में सीधे चला गया, यहाँ से 108 मेगाहर्ट्ज़। जैसे आपने विविध भारती सुना होगा या रेडियो मिर्ची वगैरह कई सारे रेडियो के चैनल्स होते थे, तो उनका भी ऐसे एक फ्रीक्वेंसी रहता है कि 103.0 एफएम होता है या 102 मेगाहर्ट्ज़, ऐसे कुछ वो लोग भी बताते थे अपनी आवृत्ति को। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। अगला सवाल उत्तराखंड पीसीएस का 2024 प्री का क्वेश्चन है। 1200 से 2400 यानी 2400 बीट प्रति सेकंड तक मध्यम गति संचार रेंज के लिए कौन सी मॉड्यूलेशन तकनीक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? अब देखो 1200 से 2400 बीट प्रति सेकंड की बात की जा रही है, मध्यम गति संचार है, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आवृत्ति मॉड्यूलेशन यानी कि एफएम को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 1200 से 2400 बीट प्रति सेकंड तक मध्यम गति संचार के लिए आवृत्ति मॉड्यूलेशन यानी एफएम तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यह तकनीक किसी विशेष सिग्नल पर सूचना को एनकोड करने की प्रक्रिया है, जिसमें वाहक तरंग आवृत्ति का मॉड्यूलेशन सिग्नल की आवृत्ति के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। यानी कि जो तरंग सूचना को लेकर जाने वाला है उसका जो आवृत्ति है, यहाँ पर वो सिग्नल की आवृत्ति के अनुसार उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। तो सही उत्तर था यहाँ पर एफएम यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगला सवाल है एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास क्या होगा? हमने देखा था कि एफएम वाले में आवृत्ति का बैंड परास क्या होता है, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, कैपिटल एम होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। एएम वाला भी आप याद रख सकते हैं कि एएम में क्या इसका आवृत्ति का रेंज रहता है। एएम में क्या होता है दोस्तों, 530 किलोहर्ट्ज से लेकर के और 1710 किलोहर्ट्ज तक इसका रेंज हो सकता है। यहाँ देख सकते हैं एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति का जो बैंड है, इसका रेंज होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक। एफएम बैंड के लिए यह परास मानक के रूप में भी प्रयोग होता है। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा
प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति क्या हो सकती है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, यदि आपको याद हो जब मैंने नोट्स पढ़ाया था तो आपको एक रिलेशन बताया था जिसमें हमने आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में रिलेशन देखा था। उसमें हमने ये पढ़ा था v इक्वल टू क्या होता है n लैम्डा, जहाँ v का मतलब क्या है चाल, तरंग की चाल, n का मतलब क्या है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा का मतलब क्या है तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य यही था। तो अब यहाँ से अगर हमें आवृत्ति निकालनी है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी v बाई लैम्डा। अब यहाँ पर देखो, चूंकि रेडियो वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसका चाल प्रकाश की चाल के बराबर माना जाएगा, तो v के जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे 3 गुना 10 के पावर 8, और लैम्डा यहाँ पर दिया हुआ है 30 मीटर, तो हम 30 मीटर से डिवाइड करेंगे, ये 3 से ये कैंसिल आउट होगा, इस 0 से जब इसको काटोगे तो ये 10 के पावर 7 मीटर बचेगा। मीटर बोल रहा हूँ, आवृत्ति है तो ये हर्ट्ज में आएगा, ठीक है ना। आवृत्ति का जो मात्रक होता है ये हर्ट्ज होता है। अब 10 के पावर 7 हर्ट्ज कौन होगा, देखो ये 10 किलो हर्ट्ज है, किलो का मतलब 10 के पावर 3 होता है, तो इस पर बस 3 जीरो बढ़ा दो तो ये 10 के पावर कितना हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ पर है, 3 जीरो ऐड करोगे तो ये 4 होगा। ये 100 किलो हर्ट्ज है तो ये 100 और किलो के लिए 10 के पावर 3 लगाओगे यानी 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 टू द पावर 5 बनेगा, जबकि हमारा आंसर 10 टू द पावर 7 आ रहा है। अच्छा, आगे वाले को देखो, ये अलग है आपका, यहाँ से 10 मेगाहर्ट्ज है तो 10 मेगा के बदले में 10 के पावर 6 लगता है, तो ये गुणा करोगे तो यहाँ पर पावर 1 और ये 6, 10 के पावर 7 हर्ट्ज यही आ रहा है, तो निश्चित तौर पर यही सही होगा। ये 10 के पावर 8 हो जाएगा अगर 100 है तो ऑप्शन सी अपना सही बन रहा है। आप देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है n इक्वल टू सी बाई आई, जहाँ n का मतलब आवृत्ति है, c प्रकाश की चाल है और i तरंग दैर्घ्य है। तो प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 और i का वैल्यू 30 आ गया, काटोगे तो 10 गुना 10 के पावर 6, तो ये 10 ऐसे ही रह गया और पावर 6 के लिए यहाँ पर मेगा लगा दिया गया, तो 10 मेगा हर्ट्ज सही आंसर है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? देखिए, आयन मंडल निश्चित तौर पर रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्योंकि रेडियो तरंगे जब ऊपर की ओर जाती हैं तो वो आयन मंडल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो आयन्स होते हैं उनसे टकरा करके वापस पृथ्वी पर आती हैं, जिससे हम उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। तो आयन मंडल निश्चित तौर पर इसको सुसाध्य बनाती है, लेकिन इसका कारण इसमें दिया गया है 2 अलग-अलग कथनों के द्वारा। हमें बताना है क्या ये कारण सही है। पहला कारण कह रहा है कि ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। ये तो निश्चित तौर पर गलत है। अभी हमने देखा कि आयन मंडल जो है वहां से ये रिफ्लेक्ट होके वापस आता है, वहां के जो आयन्स होते हैं उनसे रिफ्लेक्ट होता है। ओजोन परत तो आयन मंडल में होता भी नहीं है, ओजोन परत होता है समताप मंडल में, और इसका काम क्या है, ओजोन परत का काम है यूवी रेज को रोकना या फिर उसको अवशोषित करना, ना कि रेडियो तरंगों को परावर्तित करना। तो ये तो ऐसे भी गलत है पहला वाला, अगर पहला गलत है तो ये और ये दोनों ही गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य अति दीर्घ होती है, इसीलिए सुसाध्य बनाता है। देखिए, एक बार देख करके ये तो सही लगेगा, क्योंकि ये कथन जो है अकेले सही है। ये लाइन अलग से देखोगे तो रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, और तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण ही ये काफी दूर तक ट्रेवल कर पाता है। जैसे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसीलिए लाल रंग काफी अधिक दूरी तक ट्रेवल कर पाता है। तो रेडियो तरंग का भी तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, यानी कि वेवलेंथ ज़्यादा होता है। लेकिन केवल ये इकलौता कारण नहीं है कि ये इज़िली संचार व्यवस्था इससे सही हो जाए। मुख्य कारण है यहाँ पर आयन मंडल में उपस्थित आयन्स। तो केवल ये कह दिया जाए कि इस कारण से केवल आयन मंडल में रेडियो संचार का आना-जाना सुगम होता है, ये गलत होगा। ये अलग से इकलौता लाइन सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के संदर्भ में ये गलत है। तो दोनों ही यदि गलत हो गया तो ऑप्शन डी को हम फिर चूज़ करेंगे। आप देखिएगा यहाँ पर प्रश्न के संदर्भ में क्या कह रहा है कि दोनों ही कथन प्रश्न के संदर्भ में देखिएगा तो गलत है। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य दीर्घ तो होती है, लेकिन आयन मंडल में विद्युत आवेशित जो आयन होते हैं उनकी उपस्थिति के कारण ही रेडियो संचार सुसाध्य होता है, न कि केवल तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण। अगला सवाल है, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते, ऐसा क्यों? यानी डिश एंटीना भले ही लगा होता है, लेकिन बरसात के दिनों में मौसम जब खराब होता है तब उपग्रह से सिग्नल नहीं प्राप्त कर पाते, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है एंटीना छोटा होता है इसलिए। तो ये ऑप्शन भी सही माना जा सकता है। एंटीना कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा ही होता है, बहुत बड़ा साइज़ तो नहीं होता है कि किसी भी दिशा में अगर सिग्नल जाएगा तो एंटीना उसको कैप्चर कर लेगा, ऐसा नहीं है। अब हम आगे के कथन देखते हैं।
अगला कथन देखिए, वर्षा की बूंद रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती है। निश्चित तौर पर कोई भी तरंग जब किसी भी वस्तु से या किसी पार्टिकल से टकराता है, तो उसका कुछ एनर्जी उस पार्टिकल में ट्रांसफर होता है, यानी अवशोषित कर लिया जाता है। तो अगर बूंद से भी टकराएगा तो ऊर्जा का कुछ हिस्सा तो बूंद अपने अंदर अवशोषित करेगा, तो ये भी सही माना जाना चाहिए। डी क्या कह रहा है कि वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। अब बता, अगर कोई किरण ऐसे आ रहा है, बीच में कोई चीज टकरा जाए इससे, तो इसका जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो तो चेंज होगा, ये इधर हो जाएगा या फिर इधर हो जाएगा। तो वही कह रहा है, जब बूंद से टकराएगा तो बूंद के कारण मूल दिशा विचलित जरूर होगा। तो यहाँ पर ये भी सही है, यानी कि तीनों ही सही माना माना जाना चाहिए। ऑप्शन डी सही है। आप देखिएगा, बरसात में रेडियो तरंगे वर्षा की बूंदों से टकराकर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती हैं और बूंदों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं कुछ ऊर्जा इनका। अब देखिए, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को भी विचलित करने में सक्षम होती हैं, अतः इन कारणों से बरसात में पूरा सिग्नल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। वर्षा के समय रेडियो सिग्नल कमजोर हो जाता है, जिससे छोटे डिश एंटीना ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं, लेकिन इससे पहले मैं फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यानी कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप कमेंट करके जाइए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगला सवाल क्या है? आंतों के रोगों के निदान में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण का, या बीटा किरण का, अल्फा किरण का, या गामा किरण का? देखिए, डॉक्टरी जगत में एक्स किरण का ही इस्तेमाल होता है, गामा किरण का इस्तेमाल जनरली नहीं होता है, ना ही बीटा किरण का और ना ही अल्फा किरण का। तो ऑप्शन एक्स जो है वो सही है। आप देखिएगा, एक्स किरण एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। यह चिकित्सा में आंतों के रोगों के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। अब अगला सवाल है, सीटी स्कैन करने में किसका प्रयोग होता है? सीटी स्कैन करने में भी दोस्तों एक्स किरणों का ही इस्तेमाल होता है। उसके द्वारा स्कैनिंग की जाती है पूरे शरीर की, यानी पूरे बॉडी की। तो सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यानी कि सीटी, विशेष प्रकार का एक्स-रे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा जाता है और रोगों का पता लगाया जाता है। तो सीटी स्कैन में पूरी बॉडी स्कैन हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आप देखिएगा यहाँ पर, ये आखिरी सवाल है आज की वीडियो का और इस क्लास का भी और इस टॉपिक का भी। आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेम रोएंटजन द्वारा किया गया था? मैंने किसी क्वेश्चन में आपको बताया था कि रोएंटजन ने एक्स किरणों का आविष्कार किया था, तो एक्स-रे मशीन यहाँ पर सही माना जा सकता है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ें अब, आप देखिए यहाँ पर, जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जो थे विल्हेम कॉनराड रोएंटजन, इनको एक्स-रे मशीन के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। 1901 में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई, तो भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार इसी आविष्कार हेतु रोएंटजन को दिया गया था।